प्रोस्पेक्टस का पोर्शन कांड खत्म हो गया। तो मेरे को बता दो प्रोस्पेक्टस में अभी तक क्या क्या पढ़ा आपने? प्रोस्पेक्टस में सबसे पहले ऑफर करना है, 23 चालू करो। ऑफर करना है तो पब्लिक को ऑफर करना है तो प्रोस्पेक्टस। क्या पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है? पक्का? क्या प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है? नहीं, क्योंकि वो ऑफर टू पब्लिक नहीं कर सकती। आत्मा क्लियर? यस और नो? ठीक है, परफेक्ट। इधर तक के कहानी क्लोज कर रही है। नाउ ये होने के बाद 26 अपन ने पढ़ा प्रोस्पेक्टस का। 26 में उसके अंदर कंटेंट क्या है? 29 छोड़ दो, 29 प्रोस्पेक्टस का नहीं था, डीमैट का था। 30, 31, 32 ये प्रोस्पेक्टस के थे। एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, 31 शेल प्रोस्पेक्टस एंड रेड हियरिंग। एक बार छोड़ सा वापस एक बार डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं। डेफिनेशन पढ़ने में आपको क्या समझेगा डेफिनेशन पढ़ने में, क्योंकि आज और एक कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। अगर वो कॉन्सेप्ट बेस आपको रेडी है ना, ओके, तो फिर आपको वो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ सेक्शन पढ़ते वक्त समझ में आएगा, नहीं तो सेक्शन पढ़ते वक्त समझ में नहीं आएगा, आई गारंटी। तो अब पहले ही वापस देख लेते हैं प्रोस्पेक्टस क्या है। तो सारे आत्मा एकदम स्क्रीन पे। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? ओके, और एक कंपनी का नाम एज्यूम करते हैं। ओके, एक कंपनी का नाम लेते हैं। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री ओके, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है एज ए प्रोस्पेक्टस। यानी रिलायंस इंडस्ट्री खुद बोल रहा है ये क्या है? प्रोस्पेक्टस है। ओके, इट इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यानी रिलायंस इंडस्ट्री बोल रहा है हमारे पास एक प्रोस्पेक्टस है जिसमें हमने रेट्स नहीं लिखे या नंबर ऑफ सिक्योरिटीज नहीं लिखी है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री बोल रहा है हमारे पास एक प्रोस्पेक्टस है जो हमने शेल्फ पे रख दिया है, इसकी शेल्फ लाइफ है 1 साल की। 1 साल के अंदर ये कभी भी एक्सपायर हो सकता है, 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। तब तक हम लोग कभी भी अगर कुछ नया निकालेंगे तो हम प्रोस्पेक्टस नहीं निकालेंगे, हम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम निकालेंगे। याद आया मालिक? इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री के केस में इट इंक्लूड्स एनी नोट्स, नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक। ओके, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसको वर्ड अपन ने क्या बोला था? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। याद है ना? डीम्ड प्रोस्पेक्टस मतलब क्या था? अगर आपको याद है, मैं जाने के पहले मैंने आपको समझा था डीम्ड प्रोस्पेक्टस मतलब क्या। ये प्रोस्पेक्टस है या माना जा रहा है? ये प्रोस्पेक्टस नहीं है, या आपके हिसाब से प्रोस्पेक्टस, लॉ के हिसाब से हम इसको क्या मान रहे हैं? प्रोस्पेक्टस। अगर आपको याद है डीम प्रोस्पेक्टस का एक मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा दिया था, एक ब्रीफ मैंने समझाया था। अब ये 2 कॉन्सेप्ट अपने डीम प्रोस्पेक्टस में, लेकिन दोनों को अपने को आज समझना है और आज से क्लोज करना है। एक डीम प्रोस्पेक्टस अगर आपको याद होगा, डीम प्रोस्पेक्टस ये ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स है। याद आया? ये 5 ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स है। ये मेरे पास आते हैं, मैं कौन? डायरेक्टर, और मेरे को बोलते हैं ये शेयर्स हमें किधर बेचने हैं? पब्लिक को। अब ये क्यों करते हैं, क्या करते हैं, उस दिन डिस्कशन नहीं था ना, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को खाली डीम प्रोस्पेक्टस समझाना था। आज अपन उसके ऊपर बात करेंगे। ये ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स ये आते हैं और ये मुझे बोलते हैं कि हमको बेचना है, और इसकी वजह से मैं एक डॉक्यूमेंट निकालता हूं जिसपे लिखता हूं कि इतने इतने शेयर्स ओके रेडी फॉर सेल है, ओके आपको चाहिए तो। अब ये क्या माना जाएगा लॉ की नजरों में? डीम प्रोस्पेक्टस। डीम प्रोस्पेक्टस याद आया मालिक कुछ? ठीक है, पर खाली एक कॉन्सेप्ट नहीं है और एक कॉन्सेप्ट समझने का। रिलायंस इंडस्ट्री 2 सेक्शन कवर करेंगे अपन इधर। अभी 2 सेक्शन अपने को कवर करना और ये तोड़ आना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ आ गया फिर प्रोस्पेक्टस में एक भी पॉइंट ओके बचता नहीं। आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे प्रोस्पेक्टस का, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। एंड बेट प्रोस्पेक्टस पे क्वेश्चन कंफर्म है, ये मैंने आपको तभी बताया था। अपन 1.5-2 मतलब एक हाथ प्लस माइनस होता ही है, पर वो उसमें भी अपन लेक्चर लास्ट इसमें 1-1.5 घंटा प्लस माइनस हुआ है रिकॉर्डिंग के हिसाब से, पर लॉजिक देखोगे तो सेट आराम से बैठो। रिलायंस इंडस्ट्री को मालूम है यार, बहुत मगजमारी है यार। सेक्शन 26 बहुत दिमाग फोड़ी है यार, बहुत बहुत। डेट साइन आपको लगता है जितना आसान है ना उतना दिमाग का ध्येय हो। इट मेक कट ऑफ इट्स माइंड। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री बोलती है इतना कंप्लायंस में कौन घुसेगा यार। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने ओके भाई राहुल को पकड़ लिया एज ए अंडरराइटर। अंडरराइटर मालूम है ना? इसको अपन लोग बोलते हैं इशूइंग हाउस। क्या बोलते हैं हम लोग? इशूइंग हाउस। आराम से एक इंटरमीडियरी। मैं पब्लिक के सामने नहीं जा रहा, मैं पब्लिक के सामने नहीं जाना चाहता यार। पब्लिक के सामने जाना मतलब बहुत चैलेंजिंग टास्क है यार, वो मगजमारी है, एक एक को पढ़ो, ये करो। उससे अच्छा राहुल को पकड़ा, ये इशूइंग हाउस है। इशूइंग हाउस याद रखो, मैं इसको इशूइंग कंपनी भी बोल सकता हूं, लेकिन इशूइंग कंपनी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं इशूइंग हाउस यूज कर रहा हूं, क्योंकि राहुल कैन बी ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑल्सो एंड राहुल कैन बी ए कंपनी ऑल्सो। तो अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म है तो इसको मैं इशूइंग हाउस बोलूंगा, और अगर ये कंपनी है तो इशूइंग कंपनी। पर इशूइंग हाउस बोला मतलब उसमें इशूइंग कंपनी भी आ जाती है। लेकिन अगर मैंने इशूइंग कंपनी बोला तो इशूइंग हाउस मतलब पार्टनरशिप फर्म नहीं आएगा। आत्मा क्लियर? तो मैंने दिमाग फोड़ी नहीं की, मैंने राहुल को दे दिया। राहुल को बोला भाई 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर में से ओके 90,000 शेयर तू बेच दे। अब राहुल क्या करता है एज ए अंडरराइटर? अब मेरा क्वेश्चन है, राहुल भी तो पब्लिक के पास जाएगा ना? अंडरराइटर मतलब क्या? खुद ही थोड़ा ना लेगा, खुद ले भी सकता है
या वो पब्लिक को दे भी सकता है, दोनों केस हो सकते हैं ना मालिक। ओ माय साउल्स, मैं वो बोल रहा हूं, अगर आपको बैकग्राउंड नहीं समझा तो डीम प्रोस्पेक्टस भूल जाइए और बाद में ये क्वेश्चन भी भूल जाना। ये सेक्शन तुम्हारे बाउंसर है, गारंटी। गारंटी मतलब गारंटी, हाँ गारंटी। अगर आपको ये बैकग्राउंड ही पूरा नहीं समझा, मैं पिपानी बजा रहा हूं अभी, अगर तुमने पिपानी का बैकग्राउंड नहीं समझा तो खत्म है, फिर पिपानी को तोड़ देना। तो ये भाई इशूइंग हाउस, राहुल जाएगा बाहर पब्लिक को बेचने के लिए, राहुल को डॉक्यूमेंट इशू करता है। राहुल के लिए कंपनी एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है इसका डिस्कशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि राहुल हो सकता है पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म को कंपनी एक्ट एप्लीकेबल है क्या? ओके लेकिन वो प्रोस्पेक्ट वो दो भी डॉक्यूमेंट इशू करेगा कि भाई हम इतने शेयर बेचने वाला हूं, मैं इतने शेयर बेच रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो जो भी डॉक्यूमेंट इशू करेगा वो किसके बिहाफ पे कर रहा हो? रिलायंस इंडस्ट्री ना मालिक। अब रिलायंस इंडस्ट्री के लिए प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। कुछ समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीम। वो डॉक्यूमेंट किसने इशू किया? राहुल ने, इशूइंग हाउस ने, इट इज ए इंटरमीडियरी। अरे मैं अपना हाथ ऊपर कर सकता हूं ना, अरे मेरा कितना डॉक्यूमेंट है ना, अरे मेरा कुछ नहीं है भाई। ओके कंपनी ला बोले, ओ डोंकी मंकी कम हियर, फिर बन जाएगा। ओ कंपनी लॉ बोलेगा सेक्शन 25 इट इज ए डीम्ड प्रोस्पेक्टस फॉर मी। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस दो कॉन्सेप्ट कवर है अपने सिलेबस में, सिलेबस में मतलब लॉ में। कौन से दो कॉन्सेप्ट? दो कॉन्सेप्ट डीम्ड प्रोस्पेक्टस के हैं। कौन से दो कॉन्सेप्ट है? मां कसम। एक कौन सा है? राहुल के साहब भी बताया, और एक है ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स जो मेरे पास आ रहे हैं और मैं बेच रहा हूं। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस के कितने सेक्शन है अपने पास? दो सेक्शन। ओके शेल प्रोस्पेक्टस का एक सेक्शन, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का एक सेक्शन। प्रोस्पेक्टस में क्या होना चाहिए? एक सेक्शन। और प्रोस्पेक्टस कैस कौन देगा? सेक्शन 23। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो अभी अपन कौन सा प्रोस्पेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो पहला बैकग्राउंड समझा क्या? इशूइंग हाउस का एवरीबॉडी। ओके अब मेरे को बताओ, ऐसी भी तो पोजीशन आ सकती है, सुनो ना सुनो ना सुनो ना, ऐसी भी तो पोजीशन आ सकती है, मैंने राहुल को दिया और राहुल ने ही सब्सक्राइब कर लिया सारे शेयर। डीम्ड प्रोस्पेक्टस, अरे वो बेच ही नहीं रहा बाहर। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझा? समझा? देखो एग्जाम्पल समझो, ये सारे बैकग्राउंड समझोगे तो सेक्शन समझेगा। अब कंडीशन समझो, इसने सब्सक्राइब कर लिया तो कोई, इसने कोई डॉक्यूमेंट इशू किया क्या बाहर? नहीं, तो कहानी खत्म कर दो, फिर तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं प्रोस्पेक्टस है, ये मेरे लिए शेयर होल्डर बन गया। लेकिन इसने क्या किया? इसने लिए और बाहर बेचे, और बाहर बेचने के लिए इसने कुछ प्रमोशन किया। अब क्वेश्चन, ये जो प्रमोशन किया होगा, जो भी डॉक्यूमेंट दिया होगा, ये जो डॉक्यूमेंट दिया होगा, इसने बाहर बेचे, बाहर बेचते वक्त प्रमोशन किया होगा, डॉक्यूमेंट दिया होगा। अब मेरे को बताओ, क्या ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा? पक्का? अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन ये समझो, इसने मुझे पूरे पैसे दे दिए। नहीं समझा? समझा? समझा कि नहीं समझा? अगर इसने मुझे पूरे पैसे दे दिए, मैंने कितने शेयर दिए इसको? 1 लाख शेयर। अब यहां पर ये डिस्कशन था, ये 1 लाख शेयर के पूरे पैसे दे चुका है मेरे पास, और अब ये कुछ नोटिस भेज रहा बाहर। नहीं समझा? समझा? नोटिस भेज रहा बाहर, बाहर नोटिस दे रहा है, अरे आओ आओ, ये शेयर है, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर है, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर है, मेरे पास है, मेरे पास है, सस्ते में, सस्ते का माल, रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, ऐसा। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या मालिक? अब मेरे को बताओ, अब ये जो नोटिस दे रहा है, क्या वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा? क्यों? अपन मेरे को बताओ, ये सेक्शन अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, ये किसको ठोक रहे हैं अपन? मतलब इस रिलायंस की बात कर रहे हैं, राहुल की बात कर रहे हैं? तो रिलायंस के लिए मैटर नहीं बचता ना, क्योंकि रिलायंस का तो पैसा आ गया है। समझ में कुछ आया? तो ये सेक्शन ऐसी कंडीशन डालेगा कि ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस कब डीम्ड माना जाएगा। एक आंसर तो आपको आ गया, अगर पूरा पैसा आ गया तो नोटिस या प्रोस्पेक्टस डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं है। क्यों नहीं है? हो गया ना, अरे मेरा पैसा तो आ गया ना। अब आगे, अब मेरे को बताओ, इसने पैसा लेके इसने मार्केट में कैसे बेचा, मेरे को क्या करना है? नहीं समझा? समझा? बस मेरे को खाली क्या करना है, इसका नाम जो रजिस्टर ऑफ मेंबर में रहेगा वो नाम काट के किसी और का नाम डालना है। इससे ज्यादा कुछ होने वाला है क्या? तो सेक्शन का बैकग्राउंड पक्का क्लियर है? तो ये सेक्शन तुम्हें दो चीजों की तरफ लेके जाएगा। पहला पॉइंट, ओके, राहुल कुछ इशू करेगा, राहुल कुछ इशू करेगा तो मेरे लिए क्या माना जाएगा? तेरी राहुल कुछ इशू करेगा तो मेरे लिए क्या माना जाएगा? मेरे लिए मतलब मैं रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी दिख रहा नहीं है, मुकेश अंबानी, ठीक है, अपन गरीबों का मुकेश अंबानी, समझ आ रहा है? ओके, ये अगर कुछ इशू करेगा तो मेरे लिए क्या माना जाएगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ये एक सेक्शन चालू करता है। इसका मतलब अगर इसने कुछ मिसस्टेटमेंट दिया, किसकी जिम्मेदारी? इसने कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन किया, किसकी जिम्मेदारी? ओके, यानी 34 किसको एप्लीकेबल होगा?
रिलायंस को। 35 किसको एप्लीकेबल होगा? आप ऐसे हाथ उठा मत, नहीं 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 राहुल सर, राहुल राहुल राहुल, अरे नहीं झेपा नहीं झेप रहा है। तो ये आपको पहला पॉइंट बताएगा, पहला सब सेक्शन पढ़ोगे ना तो आपको ये समझाएगा कि भाई इस केस में जो भी बंदी है, जो भी बंदा है, बंदी है, जो भी है, कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, उसने कुछ भी इशू किया उस पर सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इन शॉर्ट आपको एंश्योर करना पड़ेगा कि सेक्शन 26 कंप्लाई हो रहा है। आपको एंश्योर करना पड़ेगा 34 का कुछ प्रॉब्लम ना हो, 35 का कुछ प्रॉब्लम ना हो। झेपा मालिक? ओके, इशू कौन कर रहा है? इशूइंग हाउस या मैं खुद? देखो मैं खुद कर रहा था तो कहानी खत्म ही थी ना। मैं प्रोस्पेक्टस ही बोलूंगा ना, बेवड़ा थोड़ा ना हूं मैं प्रोस्पेक्टस ही बोलूंगा ना मालिक। मैं प्रोस्पेक्टस, मैं ये कंप्लायंस नहीं करना था इसलिए मैंने इसको दे दिया था, उस चक्कर में ये लफड़ा आ गया, पर फिर भी कंप्लायंस मेरे को करना पड़ेगा। फिर दूसरा दूसरा जो प्रोविजो है ये समझाता है कि कुछ केसेस में ये डीम प्रोस्पेक्टस माना नहीं जाएगा, जिसमें एक एग्जांपल आपको रेडी हो गया। कौन सा वाला? पैसे कंसिडरेशन ऑफ पूरा आ गया, पूरा कंसिडरेशन रिसीव्ड। अब मेरे को बता वो मेरे को कोई लेना देना है क्या? अब मेरे को बता इसका कंसिडरेशन आ गया, अब ये इसको जब बेचते बोल रही है और ये कंपनी बहुत तगड़े प्रॉफिट करेगी, अब मेरी गलती है क्या इसमें? कुछ समझ में आया? आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब मार्केट से तुम खरीदते हो, मालूम है ना आज के डेट में अपना इंडियन कल्चर सबसे थर्ड क्लास है जो टिप पे खरीदता है। इंडियन कल्चर में शेयर कैसे खरीदते अपन? एनालिसिस करके टिप पे। घंटा मालूम नहीं है कंपनी का, लेकिन किसी ने बोला ये कंपनी के शेयर खरीद ले और ले ले, ये इसकी बात चल रही है। समझ में आया? अब मेरे को बता ऐसे टिप पे तूने खरीदा, क्या ये डीम प्रोस्पेक्टस माना जाएगा क्या मेरे लिए? नहीं भाई मेरी गलती ही नहीं है, मैं तो बेच चुका, पैसे आ चुके। और दूसरा पॉइंट और एक है, ओके, और एक ये सेक्शन सबसेक्शन 2 में ये बोलता है कि इसने 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 अगर अगले 6 महीने में अलॉट किए, मैंने अलॉट किसको कर दिए? मैंने किसको अलॉट कर दिया? मैंने किसको दे दिए? राहुल को। अब राहुल ने अगले 6 महीने में अलॉट कर दिए पैसा। पैसा देखो, पैसा आ गया तो कहानी खत्म कर दो। अब क्वेश्चन है पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, पैसा अभी तक नहीं आया, कंडीशन ये अभी पैसा है और पैसा नहीं आया है, और पैसा नहीं आया उस केस में अगर इसने नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अलॉटमेंट किया है, 6 मंथ्स के अंदर कुछ एडवर्टाइज किया, कितने कितने महीने के अंदर किया? मैंने इसको दिया उसके बाद कितने महीने में? 6 महीने के अंदर किया, तो डीम प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। यानी व्हाट आर द टू कंडीशन लॉजिकली स्पीकिंग? एक्ट पढ़ोगे तो आपको लॉजिकली अपन उसमें और फ्रेमवर्क में बिठाएंगे, लेकिन लॉजिक बैठाते जाओ। यानी एग्जांपल, पहली कंडीशन तो दिमाग में क्लियर कर दो, पैसा आ गया तो खत्म है। अब क्वेश्चन है पैसा, दूसरे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो मुझे, अब पैसा नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन और एक ये है, क्या इसने शेयर कितने महीने में बेचे? अगले 6 मंथ में बेचे है क्या? क्या अगले 6 मंथ में इसने अलॉट किए है क्या? अगर इसका आंसर हां है, इसका आंसर हां है, तो मेरे लिए डीम प्रोस्पेक्टस है। समझ में आया? लेकिन अगले 6 महीने में इसने अलॉट नहीं की है, ओके, तो ये डीम प्रोस्पेक्टस नहीं है। तो डीम प्रोस्पेक्टस कब माना जाएगा? तो सबसेक्शन 2 क्लियर करता है। समझ में आया एवरीबॉडी? और तीसरा पॉइंट, ओके, अब मेरे को बताओ, कंपनी का कोई भी बंदा डॉक्यूमेंट कुछ भी इशू कर देगा, मतलब कंपनी मतलब कौन सी बात कर रहा हूं मैं? राहुल की। मेरी वाला छोड़ दो, अब मेरा डिस्कशन है क्या सेक्शन, ये सेक्शन में किसका सेक्शन चल रहा है बेटा? राहुल। पर राहुल जो भी कांड करेगा वो मेरे गले आने वाला है, इसके लिए ये सेक्शन आ रहा है। समझ में आया? तो अब राहुल, अगर राहुल का कोई भी स्टाफ, ओके, जिसका वो एक स्टाफ पेंटर बैठा हुआ है, ओके, नाम लखन, लखन उसका स्टाफ है और लखन को उससे पंगा था। लखन को मालूम है इसको बहुत सारा रिलायंस कंपनी बहुत ज्यादा बिजनेस दे रहा है। लखन ने ऐसे ही कुछ नोटिस डाल दिया जिसमें फालतू टाइम पास लिखा, और वो नोटिस ऐसे इशू कर दिया पब्लिक में, और बोला डीम देखो वो कंपनी डीम प्रोस्पेक्टस झूठ बोले। ऐसा आएगा क्या? ओके, इसीलिए इस सेक्शन ने थोड़ा बोला हुआ है कि कोई भी नोटिस, आप देखो अगर प्रोस्पेक्टस बोल रहे तो कहानी खत्म ही है। अभी अपन किसको पकड़ रहे? प्रोस्पेक्टस नोटिस को। अब वो नोटिस में सिग्नेचर होनी चाहिए ना, तो कंपनी में कितने जन रिस्पॉन्सिबल है सिग्नेचर के लिए, या पार्टनरशिप फॉर्म है तो कितने जन ने साइन होनी चाहिए, तब जाके ये नोटिस डीम प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, तब जाके ये सेक्शन क्लोज होगा। मेरे ख्याल से डीम प्रोस्पेक्टस की कहानी समझी? तो ये वाला सेक्शन, सेक्शन 25 किसके लिए कवर कर रहा है? समझ में आया किसके लिए? बैकग्राउंड क्या है सेक्शन 25? नहीं, डीम प्रोस्पेक्टस सेक्शन मेरे भाई मैं डीम प्रोस्पेक्टस ही पढ़ा रहा हूँ। 25 28 दोनों डीम प्रोस्पेक्टस ही है, नया कुछ नहीं है। 2 डीम प्रोस्पेक्टस है, लेकिन ये डीम प्रोस्पेक्टस किसके बारे में है? अच्छा ठीक है, मेरे को बताओ। ओके सर ठीक है, मेरे बालक बालकियों, मेरे पंटर और पंटरियों, मेरे तोड़ो और तोड़ियो, मेरे झंपो और झंपियो, देखो स्क्रीन पे देखो। ओके, सेक्शन 23 खत्म किया ना बेटा अपन? आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी? तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे बहुत ताकत की कमी रहती क्या? तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ताकत की कमी रही है तो फिर तुम्हारे लिए मतलब ऐसा जूस वूस मंगाओ।
हाँ, जूस वूस मंगाने का, जूस वूस मंगाएगा ताकत के कमी के लिए। सेक्शन 23 खत्म ना अपना। ठीक है, सेक्शन 24 सिलेबस में नहीं है। सेक्शन 25 पढ़ो, क्या है 25? डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर और सिक्योरिटीज फॉर सेल टू बी। ये अपन जो भी पढ़ रहे हैं, समझ में आया? तो ये किसके लिए एप्लीकेबल, कौन सा एग्जांपल इसके लिए ध्यान रखोगे? इशुइंग बैंक, इशुइंग, सॉरी, इशुइंग हाउस। समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल इशुइंग हाउस रहेगा। ठीक है, अगला सेक्शन 26 खत्म ना रहे अपना। ओके, परफेक्ट। 26 तो चलो भूलना मत, 26। 27 वेरिएशन, ये अपन करेक्ट करेंगे, पर ये पंचायती आपको मालूम है। वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, याद होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस अगर अपन चेंज कर रहे हैं, जिससे पैसा मंगा लिया है, हमें एसआर पास करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। याद है चैप्टर 2 में अपन ने देखा था एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज, और उसमें अपन ने कंडीशन पढ़ा था कि अगर प्रोस्पेक्टस से पैसा आया है और वो अनयूटिलाइज है, तो उसमें क्या सीन करेंगे। आत्मा क्लियर? ठीक है, ये एक देखेंगे। ओके, 28 ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स, ये भी तो डीम प्रोस्पेक्टस ही है। ये ओएफएस है, याद है क्या ओएफएस? व्हाट इज ओएफएस? ग्रुप ऑफ पीपल, ऑफर फॉर सेल ग्रुप ऑफ पीपल, ये कंपनी को देंगे और कंपनी का प्रोसीजर आगे जाएगा। आत्मा क्लियर? तो अभी अपन 25 और 29, ओके सॉरी 28, ये ये दोनों कौन से है बेटा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। दोनों डीम्ड है, लेकिन दोनों डीम्ड में एग्जांपल समझ में आया? दोनों एग्जांपल अलग अलग है। एक एग्जांपल इशूइंग हाउस है, और एक एग्जांपल ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। पक्का क्लियर? उसके अलावा उसके बाद 29 वी हैव क्लोज डीमैट वाला, 30 क्लोज, 31 डन, 32 डन, 33 अपने सिलेबस में नहीं है। ओके, अरे कुछ 33 में है ही नहीं कुछ, वैसे एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए प्रोस्पेक्टस के साथ में, तो 33 नहीं है। 34, 35, 36, 37 वी हैव डन। 38 अपने सिलेबस में नहीं है। समझ में आया? स्क्रीन पे दिख रहे? और उसके बाद 39 एंड 40, दिस इज अबाउट अलॉटमेंट, एंड 41 ये हुआ, और पार्ट 2 इज 42, ये भी अपने सिलेबस में नहीं है, जीडीआर। और 42 इज प्राइवेट प्लेसमेंट। तो अपना सिलेबस कुछ इस तरह से डिफाइन हुआ विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर 3। डन मालिक? तो यहां तक की कहानी अगर क्लोज हुई है, आपको झेपा है, कंसेप्ट झेपा होगा, चीजें झेपी होगी, तो अपन मेरे को बताओ अभी अपन कौन से दो सेक्शन डीम प्रोस्पेक्टस के कर रहे हैं? डीम प्रोस्पेक्टस के सेक्शन नंबर बताइए। 25 एंड 25 एंड 28, 25 एंड, ये कौन सा है? डीम प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस 31, रेड हियरिंग 32। ओके, प्रोस्पेक्टस 26, 23 एंड 26, 23 एंड 23 प्रोस्पेक्टस बताता है, और 26 मैटर्स ये बताता है। आत्मा क्लियर? पक्का? तो अपन अभी कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 25। आप रीड करिए, और आप एक सबसेक्शन रीड करके रुकिए, खत्म करिए मेरे साथ, फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 पे आइए, बैर एक पे करिए, क्लोज करिए, फिर नोट्स में खत्म करो। बैकग्राउंड पक्का समझाना सबको? तो सबसेक्शन 1, और इसमें बेस ये पकड़ के चलिए, राहुल और रिलायंस इंडस्ट्री। सेक्शन 25, आगे सब लोग पेज पे? ठीक है, सेक्शन 25, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल टू बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सबसेक्शन 1, where a company allots or agree to allot any securities of company with view to all or any of these securities being offered for sale to public। इधर तक वापस स्टेटमेंट पढ़िए, मतलब पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तीसरी लाइन का आधा पार्ट, इधर तक पढ़िए। where a company allots or agree to allot, where Reliance Industry allots or agree to allot any of the securities of Reliance Industry with view to all or any of those securities being offered for sale to पब्लिक, यानी उन्होंने ये सिक्योरिटीज अलॉट की है। ओके, ये अलॉट की है, उनका मेन मकसद क्या है? ये अलॉट किसको करना था? पब्लिक को। लेकिन फिर अलॉट किसको किया इन्होंने? इशुइंग हाउस को। समझ में आया? उनका मेन मकसद क्या था? किसको अलॉट करना है? पब्लिक को। अब ये इशुइंग हाउस लिखा नहीं है, ये आपको समझना है, इसलिए तो डीम्ड वर्ड आ रहा है। ओके, इट मे बी हैपन इशुइंग हाउस हो, अंडर राइटर्स हो, ब्रोकर्स हो। ओके, बट ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। ठीक है, एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक इज मेड shall for all purpose be deemed to be a prospectus issued by a company।
वापस पढ़ के बताइए क्या क्या मतलब समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट, रिलायंस इंडस्ट्री क्या ऑफर कर रहे हैं, सिक्योरिटीज इशू, सिक्योरिटीज अलॉट कर चुके हैं, किसको अलॉट कर चुके हैं, राहुल को। और राहुल ये सिक्योरिटीज किसको अलॉट करने वाला है, पब्लिक को। जेपा इधर तक, राहुल मतलब इशूइंग हाउस, हाँ, ये सिक्योरिटीज अलॉट करने वाला है पब्लिक को। तो राहुल कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करता है राहुल जिसे वो ऑफर किया जा रहा है, वो क्या माना जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ओके अगर आप बैकग्राउंड नहीं समझोगे ना तो ये सेक्शन ही नहीं समझ में आएगा। इसे अगर आप इमेजिन करो, ये बैकग्राउंड निकाल दो, ये सेक्शन पढ़ो तो मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है। आपको ऐसा लगेगा ठीक है ना, प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा ना मैं तो आपको बैकग्राउंड क्लियर रहा तो ये समझ में आता जाएगा। एंड ऑल इनेक्टमेंट्स, इनेक्टमेंट्स मतलब लॉ, and rules of law as to the content of prospectus and as to liability in respect of misstatement in or omission from prospectus or otherwise relating to prospectus shall apply with modification specified in subsection 3 and 4. 3 and 4 आगे जैसे बताएगा वो modify हो गया, okay, थोड़ा सा modify है, and shall have effect accordingly as if securities have been offered to the public for subscription and if person accepting the offer in respect of any securities were subscriber for those securities, but without prejudice to the liability, if any, of the person by whom the offer is made in respect of misstatement contained in the document or otherwise in respect thereof. बहुत तगड़ी लाइन जा रही है, पर तगड़ी लाइन आपके मॉड्यूल में भी दी हुई है, सेम कॉपी पेस्ट है, तो तगड़ी लाइन को वापस पढ़िए। मतलब तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरे को कुछ चीजें क्रक्स निकालनी है। तो पहली पार्ट समझ में आ गया, पहला पार्ट, वापस मुझे स्टेटमेंट चाहिए, पहला पार्ट स्टेटमेंट चाहिए आपसे आत्मा से। ओके कंपनी क्या कर रही है, अलॉट कर चुकी है या अलॉट करने वाली है, अलॉट कर चुकी है और अलॉट, और ये अलॉट करने का उनका मकसद क्या है, ऑफर टू पब्लिक। अलॉट करने का मकसद क्या है, ऑफर टू पब्लिक, यानी इसमें 2 वर्ड आनी चाहिए पहले 2 लाइन में। पहली पॉइंट है अलॉट एंड ऑफर टू पब्लिक। सर डिफरेंस क्या था अभी तक के स्टेटमेंट में, अभी तक के स्टेटमेंट में अपन ऑफर टू पब्लिक कर रहे थे फिर अलॉटमेंट होता है, कुछ समझ में आया। लेकिन यहां पर स्टेटमेंट पहले क्या आ रहा है, अलॉट, या वो एग्री कर रहा है और उसके बाद वो ऑफर टू पब्लिक जाएगा। आत्मा क्लियर। उस केस में आगे जाओगे तो क्या बोला है, ये हमारे लिए क्या माना जाएगा, वो जो भी डॉक्यूमेंट देगा वो क्या माना जाएगा, डीम प्रोस्पेक्ट। इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद वाला स्टेटमेंट भी काफी हद तक, स्टार्टिंग के 3-4 लाइन बहुत आसान रहा, पिंक कलर में कर रहा हूं देखो, एंड ऑल इनेक्टमेंट रिलेटिव कंटेंट लाइबिलिटी, ओके, ये सारी प्रोस्पेक्टस शेल अप्लाई विथ मॉडिफिकेशन इन सबसेक्शन 3 and 4। अब सबसेक्शन 3 and 4 मतलब ये सेक्शन के 3 and 4 का जो पॉइंट होगा, यानी कुछ मॉडिफिकेशन बोल रहा होगा सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4, कुछ तो चेंज बोलेगा लाइबिलिटी को लेकर, लाइबिलिटी ये 26 को लेकर कुछ तो चेंज बोलेगा मालिक, वो चेंज 3 and 4 एप्लीकेबल होगा, ऊपर वाले सेक्शन का एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड साथ में ओके आगे एंड शैल हैव इफेक्ट अकॉर्डिंगली, यानी ये 3 and 4 को लगाओ और इफेक्ट करो। ओके इसका मतलब मेरे को बताओ 26 एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल, डीम प्रोस्पेक्टस को। पहली बात है मेरा भाई, डीम प्रोस्पेक्टस पिंक के पहले वाला पोर्शन, पिंक के पहले वाला पोर्शन सबको समझा पक्का, डीम प्रोस्पेक्टस, मेरी आत्माओं सारे मेरे साथ, मेरे को बताओ डीम प्रोस्पेक्टस समझा। तो अब मेरा क्वेश्चन है सेक्शन 26 डीम प्रोस्पेक्टस को एप्लीकेबल है ना, सेक्शन 26 किसको ध्यान में रखना है, रिलायंस को या राहुल को, रिलायंस को। ओके 34 रिलायंस, 35, लेकिन 26, 34, 35 में सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में जो लिखा है ना वो मॉडिफाई होगा, नहीं समझा, समझा, यानी ये सबसेक्शन 3 और 4 में कुछ तो दिया है हमने, तो 26 जब अप्लाई करोगे ना तो उतना सा वो मॉडिफाई कर देना। कौन से सेक्शन में, 26 में, उतना सा मॉडिफाई करना जो 3 और 4 में बोलेंगे हम। कुछ समझ में आया, यानी 23, 34, 35 मुटेटिस मुटेंडिस नहीं है, समझ में आया। अगर ये एज इट इज होता तो क्या लिख के आता था, मुटेटिस मुटेंड, याद आया क्या, मुटेटिस मुटेंडिस, एज इट इज आया क्या, ये क्या बोल रहे हैं 26 एप्लीकेबल है, 34 एप्लीकेबल, 35 एप्लीकेबल है, लेकिन सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में हमने जो मॉडिफिकेशन बोले वो उधर चिपकाओ और उस हिसाब से देखो। पक्का समझा, लॉजिक बढ़ते जा रहा है। तो अगर उनको एज इट इज अप्लाई करना होता तो वर्ड क्या होता था, और जिधर वो बोलेंगे कि इसको ध्यान में रख के या इसको चेंज करके, तो इसको जो आगे दिया जाए 3rd and 4th में वो अपन अप्लाई करेंगे, देखते 3rd 4th में जाने के बाद देखेंगे। बट इधर तक क्लियर मालिक, पक्का परफेक्ट मालिक। ओके उसके बाद क्या है, शैल हैव इफेक्ट अकॉर्डिंगली एज इफ यानी ये माना जाएगा, अब मैं ऑरेंज कलर में जा रहा हूं,
as if securities have been offered to public for subscription and as if person accepting the offer in respect of any securities were subscriber for those securities. यानी हम मानेंगे कि आपने ये पब्लिक को ही ऑफर किया, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है और सामने वाले ने आपको सब्सक्राइब किया, आपको ध्यान में रख के। उसने अंडरराइटर को ध्यान में रख के सब्सक्राइब नहीं किया है, उसने किसको ध्यान में रख के सब्सक्राइब किया है? आपको। ऑरेंज कलर का इंटरप्रिटेशन, ऑरेंज कलर का पॉइंट, और इसी के साथ में जाता है बट विदाउट प्रिजुडाइस टू द लाइबिलिटी इफ एनी। ओके, यानी इसके अलावा और कोई लाइबिलिटी है तो उसको लाइबिलिटी लाइबल तो रहोगे ही रहोगे। ओके, ऑफ पर्सन बाय हुम द ऑफर इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट कंटेन इन डॉक्यूमेंट और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। बॉस राहुल ने गलती की है, उसकी लाइबिलिटी हम छोड़ नहीं रहे हैं। विदाउट प्रिजुडाइस द लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी छोड़ नहीं रहे, वो लायबल रहेगा, वो लायबल रहेगा। उसके अलावा भी आप लायबल रहोगे। कुछ समझ में आया? तो मेरे को एक चीज बताइए, 35 रिकॉल करिए, 35 ओके चाहिए तो देख लीजिए आप। 35 में कौन कौन लायबल है? कंपनी, डायरेक्टर, टू बी डायरेक्टर, प्रमोटर, ऑथराइज, एक्सपर्ट। झेपा गया? इशूइंग हाउस तो है ही नहीं। समझ में आया? इशूइंग हाउस है क्या उधर? तो इशूइंग हाउस कौन होगा? इशूइंग हाउस में से वो राहुल रायबल ही नहीं होगा। ओके, मैंने लिखा था टीकूड, मैंने जब राहुल को बताया था मैंने बोला टीकूड, याद है एग्जांपल अपना? टीकूड में 100 झाड़ है, राहुल ने लिख दिया 1000, क्योंकि राहुल को बेचना था ना, गले पे आ गए थे उसके शेयर्स, तो उसने 1000 लिख दिया। अब किसकी गलती? तो फिर मेरे को पकड़ोगे क्या यार? तो ये सेक्शन का मर क्यों रहे अपन? यही तो बोल रहा हूं मैं, पकड़ेंगे। अरे पिंक वाला पॉइंट बोल रहा है मेरे को पकड़ेंगे वो। तो मेरे को राहुल अगर कुछ नोटिस इशू कर रहा है तो मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। राहुल कुछ भी इस शेयर्स के रिलेटेड कुछ कर रहा होगा तो मेरे को दे पहले, मैं देखूंगा 26, 34, 35 कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे आत्मा समझा? लेकिन क्या इसमें राहुल लायबल नहीं रहेगा? तो राहुल कैसे लायबल रहेगा इसमें? 35 कैसे? 35 में कैसे कौन आएगा राहुल? अनऑथराइज्ड पर्सन, द पर्सन हु ऑथराइज्ड टू इशू द प्रोस्पेक्टस। मेरे को बताओ मेरे बिहाफ पे कौन प्रोस्पेक्टस, मेरे को बताओ मेरे बिहाफ पे कौन प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है अभी? राहुल। तो ही इज ए पर्सन हु इज ऑथराइज्ड, तो उस कैटेगरी में उधर आएगा। आत्मा क्लियर? पर राहुल की कंपनी में से कौन रिस्पॉन्सिबल? राहुल मतलब राहुल की कंपनी कितनी बड़ी होगी? राहुल की कंपनी में लखन भी है। अभी एज्यूम करते हैं लखन ने अच्छे से साइन करके किया होगा, जो साइन किए वो सेक्शन 3 और 3, 4 में बताएंगे कौन। समझ में आया? इसीलिए 3, 3 और 4 वो बोलते देखो। समझ में आया? तो 3 और 4 में कौन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा ना, उस पर ज्ञान दिया है। समझ में आया? तो राहुल की कंपनी पूरी रिस्पॉन्सिबल कंपनी थोड़ा ना लायबल होगी उसमें। किसकी कंपनी लायबल होगी? रिलायंस या राहुल की कंपनी? रिलायंस कंपनी एज लायबल होगी, क्योंकि 35 में मेरे ना, अरे डीम प्रोस्पेक्टस मतलब मेरा ही है, लेकिन राहुल की कंपनी पूरी लायबल नहीं होगी उसमें से जिसने ऑथराइज किया। अब क्वेश्चन है वो किसने ऑथराइज किया? वो नीचे सिग्नेचर के ऊपर बात की हुई है। आई डू थिंक यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। नहीं समझा? वापस पूछो पक्का। मैं वापस बोल रहा हूँ, पूरी मॉड्यूल में यही कॉपी पेस्ट किया है। अपनी मॉड्यूल ने इसको थोड़ा सा अच्छे से एलोबरेट करना चाहिए था, मतलब ये समझाना चाहिए था। अभी अगर आप मॉड्यूल पढ़ोगे, या मतलब मॉड्यूल मतलब अपनी टेक्स्ट बुक आप पढ़ोगे ना, आपको घंटा झेपने वाला नहीं है इसमें। मैं तुमको लिख के देता हूँ, एक एक सिंगल पर्सन भी झेप। अब मेरे को बताओ, ये अभी आपको एग्जांपल समझाते जा रहा हूँ इसलिए तुमको समझ में आते जा रहा है भाई। और ऐसा नहीं कि ये बेर एक्ट मॉड्यूल देखो, खाली मॉड्यूल ने क्या किया है, ये जो 1 है ना उसकी भी हेडिंग दी है बस, 1 2 3 4 हेडिंग दी है बस। अपने बुक ने ना खाली हेडिंग दी है, बाकी और कुछ भी मॉड्यूल ने चेंज नहीं किया। तो मेरे को इस पे कभी कभी दिमाग खराब होता है कि मतलब जो मेरा डिबेट, अरे ये कैसा समझेगा मेरे को बता बच्चा। अभी ऐसा नहीं है ना हर जन तो कोचिंग करता। Okay, there will be a 25-30% crowd which actually studies on their own. Okay, ऐसा है भाई। तो इसके लिए यार तुम्हारी मॉड्यूल थोड़ी सी और है, लो अच्छे से डायरेक्ट ही कॉपी करना है तो डायरेक्ट ही देते ना यार। और एग्जाम्पल में दिया है तो एग्जाम्पल में एग्जाम्पल कंक्लूड ही नहीं किया इसमें, तो एटलीस्ट एग्जाम्पल देते। एग्जाम्पल दिए उन्होंने, बहुत अच्छी जगह जगह दी है, मॉड्यूल एलोबरेट हो रही है। तो अब ये एक 2-4 चीजें हैं ऐसे ही जगह आएगी, पर मेरे ख्याल से ये समझा पक्का? अभी झेप गया नहीं है? तो यानी ये पार्ट 3 टुकड़ों में चला गया। पहला टुकड़ा डीम प्रोस्पेक्टस क्या है, दूसरा टुकड़ा रिलायंस टू रिस्पॉन्सिबल है, और तीसरा टुकड़ा इशूइंग हाउस में से भी कोई कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। पक्का? सेकंड आप रीड करो और मुझे समझाओ, और मैंने बैकग्राउंड दिया है।
सबसेक्शन 1 बोल रहा डीम प्रोस्पेक्टस क्या है, तो राहुल कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करेगा तो मेरे लिए क्या होगा वो पक्का, लेकिन सबसेक्शन 2 एक्सेप्शन दे। सबसेक्शन 2 क्या स्टार्ट करता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इट शेल अनलेस द कॉन्ट्री इज प्रूव्ड, यानी मुझे प्रूव करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, okay, unless the contrary proved, be evidence that an allotment of or agreement to allot securities was made with view to the securities being offered for sale to the public, यानी मैंने जो अलॉट किया, मैंने किसको अलॉट किया बेटा, राहुल को, मेरा राहुल को अलॉट करने का मकसद क्या है, पब्लिक को बेचना। पहली लाइन समझ में आई अभी, मेरा मेरा मेन मकसद क्या है, पब्लिक को बेचना। अब मुझे प्रूव करना पड़ेगा मेरे को पब्लिक को नहीं बेचना था, मैंने राहुल को बेचा है। नहीं समझा, समझा, वापस आते हैं, वापस लाइन पढ़ो, नहीं पढ़ो ये खत्म करो, बहुत अच्छे से खत्म करो भाई। डीम प्रोस्पेक्टस अपने को वापस डीम प्रोस्पेक्टस में इशू नहीं चाहिए भाई, और प्रोस्पेक्टस कंफर्म है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सेक्शन 25 भी आया हुआ है, 28 भी आया हुआ है भाई, एक एक बार आपके अटेम्प्ट के क्वेश्चंस है, तो अपने को मालूम होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, वापस आ रहा हूं, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इट शेल अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, कॉन्ट्ररी मतलब इससे अलग, मतलब मैंने बेचा ही किसको, राहुल को, राहुल को क्या करना है, मुझे कोई कंसर्न है क्या, बस ये मैं प्रूव कर दूं तो कहानी खत्म ही है। लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ता हूं तो मेरा इस सेक्शन का मोटिव क्या है कि भाई ये पॉइंट क्लियर है कि मैंने राहुल को बेचा इसलिए कि राहुल आगे बेच सके, ओके, और आगे बेच सकने के लिए उन्होंने कंडीशन दी है, इफ इट इज शोन, इफ इट इज शोन, क्या है, ए that an offer of securities or any of them sale to public was made within after the allotment or agreement to allot within 6 months। समझ में आया क्या, यानी उसने कितने दिन में सिक्योरिटीज बेची, 6 महीने में, 6 महीने में, ओके, यानी विद इन 6 मंथ्स। मैंने अगर फर्स्ट जनवरी को इसको सिक्योरिटी अलॉट कर दी थी तो इसने कितने दिन में बेच दी, 30th जून के, 1 जुलाई, मतलब 1 जुलाई विल बी नेक्स्ट टाइम से 1 जुलाई तक इसने सिक्योरिटीज बेच दी, तो मेरे लिए क्या माना जाएगा, ये डीम प्रोस्पेक्ट, यानी ये जो भी डॉक्यूमेंट इशू करेगा वो मेरे लिए क्या होगा, मतलब इसका मतलब इसको रखने के लिए नहीं था, ये समझा, बेचने के लिए था। और that at the date when offer was made the whole consideration to be received by company in respect of securities has not been received, मतलब जिस दिन मैंने उसको अलॉट किया उसी दिन मुझे पैसे मिल गए, ओके। ये दोनों याद रखना, जब ये अगर मेरे को प्रूव करना कि डीम प्रोस्पेक्टस है, डीम प्रोस्पेक्टस सुनो, और लिखा है, कंफ्यूज मत होना, बिकॉज मैंने बताया लीगल लैंग्वेज कैसे जा रही है, ये और लिखा है, और यानी मेरे को बताओ दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, और है तो दोनों में से एक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, दोनों में से एक कर दिया, दोनों में से एक कर दिया ना मालिक, तो इसका मतलब मेरे लिए वो डीम प्रोस्पेक्टस नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ करो, डीम प्रोस्पेक्टस कब माना जाएगा मेरे लिए, ए आत्मा, मेरे लिए डीम प्रोस्पेक्टस कब माना जाएगा, मेरी बुक ही गायब हो गई बे, मेरे लिए डीम प्रोस्पेक्टस कब माना जाएगा, ये जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सबसे पहला, क्या इसने ये 6 महीने में बेचा है, हाँ या ना में बताइए, क्या इसने 6 महीने में बेचा है, हाँ, आपने बोला हाँ, ओके, 6 महीने के अंदर बेचा है। दूसरी कंडीशन, क्या इसके पैसे मेरे पास आ गए हैं, हाँ, तो फिर डीम प्रोस्पेक्टस नहीं है ना। अरे कॉन्सेप्ट समझ, सबकी आत्मा मेरे पास, हाँ, सुन 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 मैं क्या बोल रहा हूं, कंडीशन एक का हाँ एक का ना है बेवड़े, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो आंसर देते वक्त समझ। पहली कंडीशन मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्रोस्पेक्टस, ये डॉक्यूमेंट इसने इशू किया है, ये डॉक्यूमेंट इसने इशू किया है, ओ ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, ऐसा इसने इशू किया, समझ में आया, ये क्या है, नोटिस। अब ये नोटिस हम क्या मान रहे हैं, कौन से सेक्शन के अंदर, 25 सबसेक्शन 1, 25 सबसेक्शन 1 बोलता है तेरे बिहार पे इसने कुछ भी दिया तो ये क्या माना जाएगा, लेकिन 25 सबसेक्शन 2 बोलता है ये प्रोस्पेक्टस जब इशू कर रहा है तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि इसको डीम प्रोस्पेक्टस मानो कि नहीं मानो, तो क्वेश्चन है इसको डीम प्रोस्पेक्टस मानना है, तो पहला क्वेश्चन, क्या इसने 6 महीने के अंदर सिक्योरिटीज बेची, यस, एंड और दूसरा पॉइंट, ओके, मेरे को बताओ क्या इसने इसके पैसे, ओके, पहले ही आ गए थे या आने बाकी है, आने बाकी है, तब जाके डीम प्रोस्पेक्टस है। कुछ समझ में आया, और में कंफ्यूज मत होना, ओके, ये और किसके लिए, ये और उसके लिए कि डीम प्रोस्पेक्टस नहीं है। अगर इसको डीम प्रोस्पेक्टस मानना है तो पैसे, दोनों कंडीशन, अगर इसको डीम प्रोस्पेक्टस मानना है ना लॉ को,
लॉ बोल रहा है ये डीम प्रोस्पेक्टस है ना। अरे भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे को बताओ, अगर इसके पूरे पैसे आ गए, मेरे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगले दिन बेचे, मेरे को क्या करना है, वो अगले दिन बेचे, उसके उसी घंटे बेचे, मेरा क्या जा रहा है, मेरे तो पैसे आ गए ना रे। अरे आया ना, आत्मा समझ में आया। ओके दूसरा, मेरे पैसे आए क्या, अब दूसरा आंसर बताओ, मेरे पैसे आए नहीं। ओके अब उसके पास सिक्योरिटीज है, क्या वो सिक्योरिटीज उसने 6 महीने के अंदर बेची, हाँ तो ये डीम प्रोस्पेक्टस है। समझ में आया। तो डीम प्रोस्पेक्टस के लिए कितनी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, 2, और डीम प्रोस्पेक्टस नहीं है तो कितनी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, एनी ऑफ द वन। नहीं समझा, समझा पक्का एवरीबॉडी। एक काम करिए, एक नोट पे आइए, अपने मेन टेक्स्ट बुक पे आइए, टेक्स्ट बुक है ना अपने पास अभी सबके पास। ओके बैरक बंद मत करिए, हाँ बैरक चाहिए मेरे को, हाँ बैरक को छोड़िए मत। कम टू पेज नंबर 3.16। डायग्राम दिख रहा है, अब देखो डायग्राम, समझा क्या डायग्राम मेरे को बताओ। हैज अलॉटी, अलॉटी मतलब कौन है इधर, इधर अलॉटी मतलब कौन, मैंने अलॉट किया है, हैज अलॉटी मतलब समझ में आ रहा है। अलॉटी सोल्ड शेयर्स टू पब्लिक, अलॉटी मतलब कौन, चाहिए तो वो लिख लो भाई, इशुइंग हाउस। अलॉटी सोल्ड शेयर्स टू पब्लिक विद इन 6 months आफ्टर अलॉटमेंट। समझ में आया, इसका आंसर क्या आया, पहला आया नो, 6 महीने में नहीं बेचा, 6 महीने के ऊपर हो गए, खत्म कहानी ना। अब ये मेरे लिए प्रोस्पेक्टस डीम्ड नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर झेपा मालिक, आई थिंक पक्का क्लियर ये अभी। ओके अब ये यस उसने 6 महीने के अंदर अंदर बेचे, 6 महीने के अंदर बेचे। अब दूसरा पॉइंट है, हैज द अलॉटी पेड फुल कंसिडरेशन टू कंपनी बिफोर ऑफर फॉर सेल, जब इसने बेचना चालू किया पब्लिक को, उसके पहले क्या आपको पूरे पैसे दे दिए। अब यहां पर अगर आंसर यस है, खत्म हो गया ना कहानी। फिर अब मेरे को पैसे देने के बाद तू बेचे उसका, मेरे को क्या करना, नहीं समझा, समझा। और अगर नहीं दिए पैसे तो इसका मतलब फिर हम ये डीम मानेंगे। समझ में आया। तो 25(1) और 2 में क्या डिफरेंस है बेटा, 25(1) क्या बोलता है, ये डीम्ड माना जाएगा, और 25(2) बोलता है एक्सेप्शन, अगर ये चीजें कंडीशन फुलफिल हो रही है तो डीम्ड माना जाएगा। बेस पक्का। तो 25 क्लोज है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझा है तो मेरे को बताओ 25 क्लोज पक्का समझा। तो मतलब अगर मैं बोल रहा हूं फर्स्ट जनवरी को 2022 को, ओके मैंने 1 लाख शेयर्स, रिलायंस इंडस्ट्री ने 1 लाख शेयर्स राहुल कंपनी को दिए थे। ओके 1 जून को राहुल ने 30,000 शेयर 1 मार्च को बेचे। ओके 20,000 शेयर ओके 1 अप्रैल को बेचे। ओके 10,000 शेयर ओके 1 जून को बेचे। इस तरह से राहुल ने ट्रांजैक्शन किया। ओके और इसमें 2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में घुसेड़ रहा हूं, स्क्रीन पे देखिए। एक कॉन्सेप्ट मैं ये बोल रहा हूं, ओके राहुल ने फुल कंसिडरेशन बिफोर 1 मार्च दे दिया। समझ में आया, या आफ्टर 1 मार्च दिया, झेपा क्या कुछ। ओके अगर उसने बिफोर 1 मार्च दे दिया नो डीम्ड, झेपा मालिक पक्का। और अगर इसमें ये रहा तो, अगर ये है नो डीम्ड, ये रहा तो डीम्ड। आई डू थिंक झेप गया सबको कॉन्सेप्ट पक्का ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तब जाके डीम्ड या नहीं डीम बोलोगे, तब जाके फिर कंप्लायंसेस आएंगे। तो इसके बाद अगर कुछ भी इशू है, अगर एग्जांपल ये डीम्ड नहीं है, नॉट ए डीम्ड है, तो इसके बाद सारी लाइबिलिटी किसकी, वो हमारा कोई लेना देना नहीं भाई। समझ में आया। मैं निकल जाऊंगा 26 से 35 से 34 से, लेकिन अगर ये हुआ तो मेरे ऊपर भी 26 35 34 सब लगेगा। नहीं होगा, डीम्ड है ही नहीं ना फिर। 30,000 तुमने ऑफर फॉर सेल किया ना, ऑफर फॉर सेल बाहर दे दिया ना, उसके पहले नहीं आना, उसके पहले आना चाहिए था। कंसिडरेशन हैज प्लीड फुल कंसिडर बिफोर ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक। अंडर राइटर ने मेरे को पहले दे देने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने किसको बेच दिया, राहुल को। अगर वो ऑफर करने के बाद बेचेगा मतलब वो अंडर राइटिंग कमीशन जैसा हो गया ना फिर। मतलब यार ये बेचने के लिए दिया, उसको कमीशन दे रहा हूं, तो इसका मतलब मैं ही बेच रहा हूं, इंस्टेड ऑफ मेरी जगह मैंने एजेंट रखा है। तो मैंने एजेंट रखा मतलब डीम प्रोस्पेक्टस।
लेकिन अगर वो मेरा शेयर होल्डर है तो फिर डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं है, फिर तो वो पैसे दे देगा। अब वो आगे क्या कर रहा है, यार तू भी तो शेयर लेके बेच सकता ना किसी को, फिर मैं मेरे लिए कंसर्न क्या उसका। तो मेरे लिए डीम्ड प्रोस्पेक्टस कब माना जाएगा, पहले वाले इसमें। आत्मा क्लियर कि नहीं, हाँ ना, झेपा पक्का, ओफू कॉपी कर लो ये, रफ नोट में रे, रफ नोट में कॉपी करो ओफू, इसमें मत कॉपी करो, रफ नोट में सेक्शन 25, सेक्शन 25। ये ऐसा कैसे मत कॉपी करो, मैं लिखा रहा हूं, मतलब कॉपी करो मतलब झेप गया ना पक्का क्वेश्चन, क्योंकि अभी अगर बेयर एक्ट है और टेक्स्ट बुक सेम है, आंसर पूरा सेम है, कॉपी पेस्ट है, देयर इज नो चेंज, क्लोज। ठीक है, सेक्शन 25 डैश डीम प्रोस्पेक्टस। डीम प्रोस्पेक्टस, ओके। 25 टू रेड वाले पोर्शन में कंडीशन फॉर डीम्ड, कंडीशन फॉर डीम्ड है, कंडीशन फॉर डीम्ड, कंडीशन फॉर डीम्ड टू थिंग्स है। फर्स्ट पॉइंट, राहुल हैज नॉट सोल्ड द शेयर्स विद इन, सॉरी राहुल सोल्ड द शेयर्स विद इन 6 months, एंड दूसरा राहुल हैज नॉट गिवन फुल कंसिडरेशन, full consideration not received by whom, full consideration not received by RIL, नहीं राहुल नहीं रहे, by RIL। क्या सेक्शन ने क्या बोला, वर्ड खत्म, पार्ट भी दिया गया खानी, इसका मतलब वो आधा बेचने के लिए रखा था, इसका मतलब फिर प्रोस्पेक्टस फुल कंसिडरेशन, नो डिस्कशन, मतलब जितना बेचा उतना उसके उतना दे दिया, वैसा वो डिस्कशन ही नहीं है।
तुमको कैसे पता जितना अभी अभी पार्ट है, आप बोल रहे हो इतना मिला और इतना बेच दिया, ऐसा थोड़ा ना होगा, फिर तो मतलब ये बेचा होगा जिसका मिला नहीं होगा। तो इसलिए फुल कंसिडरेशन इज अ वर्ड, क्लियर कट। क्लियर मालिक? ठीक है, ये हो गया। एग्जाम्पल को कॉपी करो ये वाला, अब थोड़ी राइटिंग को मैनेज करो। रिलायंस इंडस्ट्री अलॉट 1 लाख शेयर्स टू राहुल। एग्जाम्पल नहीं आया ऐसा मॉड्यूल में भी या टेक्स्ट बुक में भी, तो ये लिखो लिखो। रिलायंस इंडस्ट्री अलॉट 1 लाख शेयर्स टू राहुल अंडर राइटर। Underwriter on 1st January 22. On 1st January 22. Done? Dot. Rahul sold shares on. Rahul sold 30,000 shares on 1st March. Rahul sold 30,000 shares on 1st March, comma 20,000 on 1st April. Rahul sold 30,000 shares on 1st March, 20,000 shares on 1st April, and 10,000 on 1st June. Dot. RIL received full consideration. RIL received full consideration. RIL received full consideration. Reliance Industry received full consideration. A मतलब ऐसा A, ऐसा क्वेश्चन वाला A, समझा? A बिफोर 1st March 22. A before 1st March 22 or B after 1st March 22. तो इसमें प्रोविजन कौन सा लिखना है? 25 सबसेक्शन 1, 25 सबसेक्शन 2 दोनों लिखना होगा। ओके, एंड इसमें रेफरेंस कौन सा होगा सेक्शन का? 25 सबसेक्शन 2। क्लियर? तो मेरे को बताओ ए के लिए क्या है, प्रोस्पेक्टस या नॉट ए डीम्ड प्रोस्पेक्टस? नॉट डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ए के लिए आंसर होगा नॉट डीम्ड, नॉट डीम्ड। और बी के लिए आंसर क्या होगा बेटा? डीम्ड। भारत माता की जय। जयपा मालिक, कोई भी डाउट? पक्का ना? तो 25 मैं समझो, समझ गया सबको? पक्का अच्छे से समझा ना? ठीक है, चलो। अब मेरे को तो सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 क्या बचा हुआ फिर? इसके 20 नहीं 25 का सबसेक्शन, हाँ समझा तो क्या बोला, हाँ मैं समझा। सब 25 का सबसेक्शन 1 क्लोज किया अपन ने, जिसमें बोला कि डीम प्रोस्पेक्टस क्या होगा। 25 का सबसेक्शन 2 क्या बोला कि डीम प्रोस्पेक्टस नहीं होगा। तो 25 सबसेक्शन 3 और 25 सबसेक्शन 4 इज द चेंजेस फॉर 26 एंड 35। याद आया? ऊपर दिया था ना 1 में दिया था कि आपका 26 एप्लीकेबल होगा लेकिन विद चेंजेस ऑफ 3 एंड 4। याद आया मालिक? तो 3 मतलब कुछ 26 में क्या क्या देना था आपको, मेरे को बताओ क्या क्या देना था? डेट, साइन, इंफॉर्मेशन, डिक्लेरेशन, उसके बाद एक्सपर्ट एंड आरओसी। और आरओसी के फेस पे, मतलब आरओसी के फेस पे नहीं, अपने प्रोस्पेक्टस के फेस पे आरओसी का। इज दैट पॉइंट क्लियर? उसके साथ में एडिशनली ये बोलते हैं कि अगर डीम प्रोस्पेक्टस है तो आपको और एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी, वो होगा सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 पढ़िए। सबसेक्शन 3, सेक्शन 26 एज अप्लाइड बाय दिस सेक्शन। एज अप्लाइड बाय दिस सेक्शन मतलब समझा? ये सेक्शन की वजह से अगर 26 अप्लाई हुआ तो, नहीं तो 26 में कुछ ठोकना मत ये। Okay, shall have effect as if it is required a prospectus to state in addition to the matters required by that section to be stated in prospectus. A, the net amount of consideration received or to be received by company in respect of the securities to which the offer relates. यानी अंडरराइटर से कितना कंसिडरेशन आपके पास आया हुआ है वो आपको मेंशन करना है। and the time and place at which the contract where the said securities have been or are to be allotted may be इंस्पेक्टेड। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे कौन सा है, रेफरेंस ये कहां पर रखा हुआ है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच का? आरआईएल एंड राहुल के बीच का। समझा?
तो 26 प्लस और 2 इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? वापस बताता हूं। ये सबसेक्शन 3 क्या है, सब लोग को दिख रहा है ना स्क्रीन पे, या आपके नोट्स में सबसेक्शन 3 पढ़ा गया? ये सबसेक्शन 3 किसके साथ में जा रहा है? 26। ये 26 के साथ याद नहीं रखना है। अगर ये 25 ने अडेप्ट करवाया आपको, यानी 25 क्या बोला? आपका प्रोस्पेक्टस क्या बन गया? डीम प्रोस्पेक्टस ही है। ये अगर आपका डॉक्यूमेंट है वो डीम प्रोस्पेक्टस है ना, तो 26 तो ध्यान में रखो। 26 का जो डेट, साइन, डिक्लेरेशन, इंफॉर्मेशन, ओके, एक्सपर्ट, वो तो रखो ही रखो, वो तो रखो ही रखो। साथ में और 2 चीज बताओ। और 2 चीज क्या बताओ? पहली चीज, इससे पैसा कितना आया है, और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट कहां पर रखा है मेरा और राहुल का, ओके, जहां पर वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट मतलब देखना पड़ेगा ना कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कितना कमीशन ले रहा है, अंडरराइटिंग कमीशन क्या है, सब कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा ना, वो कहां पर इंस्पेक्ट कर सकता है। ये 2 और डिटेल किसके अंदर देनी पड़ेगी? ये 26 मतलब किसके अंदर? प्रोस्पेक्टस के अंदर। यानी अगर 25 के अंदर प्रोस्पेक्टस जो डीम प्रोस्पेक्टस बन जाता है, तो आपको 26 के जो पॉइंट्स है वो तो ध्यान में रखना है, साथ में और 2 पॉइंट। भारत माता की जय। झेपा मालिक? पक्का? नहीं पक्का? गया या गया? गया या गया? पक्का ना? इसीलिए ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा समझा, चेंजेस, चेंजेस विथ 3। भारत माता की जय। पक्का? क्लोज करें तो 4 वाला, फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला पढ़िए और आप बताइए क्या है फोर्थ वाला। ये सेक्शन में डॉक्यूमेंट कौन इशू कर रहा है? राहुल या रिलायंस? ये सेक्शन में डॉक्यूमेंट इशू कौन कर रहा है? राहुल। रिलायंस नहीं कर रहा है ना? तो अब क्वेश्चन है, राहुल जब इशू करेगा तो ध्यान किसने रखना चाहिए? रिलायंस। लेकिन वो डॉक्यूमेंट ओके सफिशिएंट कब माना जाएगा? उसमें अंदर साइन है, वो साइन किसकी होनी चाहिए? ओके, अगर कंपनी है तो डायरेक्टर्स, और अगर फर्म है तो मोर देन हाफ, मतलब जितने भी पार्टनर है। अगर 2 पार्टनर है तो एक नहीं, दोनों। मोर देन हाफ है, 2 पार्टनर है तो दोनों। मोर देन हाफ है ना? मोर देन हाफ। और 3 रहे तो 2, मिनिमम 2 चाहिए। समझ में आया? 4 रहे तो 3, मोर देन हाफ बोला है। जब ये साइन करेंगे तो हम मानेंगे कि सेक्शन का कंप्लायंस हो गया। यानी अगर सेक्शन 26 साइन है, साइन कितने जन ने करना चाहिए? तो याद रखना, कंपनी रहे तो कितने कितने करना चाहिए? डायरेक्टर्स। ओके, तो याद रखना 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, 2 जन ने साइन किया, काम खत्म है। लेकिन अगर फर्म है तो मोर देन हाफ ऑफ द पार्टनर। भारत माता की जय। झेपा मालिक? आई डोंट थिंक सो अभी 25 में कोई भी दिक्कत आना चाहिए भाई। अभी 25 1 2 3 4 पक्का झेपा? ये कौन सा प्रोस्पेक्टस पढ़ा अपन ने? डीम प्रोस्पेक्टस। तोड़ मैन, डीम प्रोस्पेक्टस। तो डीम प्रोस्पेक्टस को आप क्लोज करोगे या आज शाम को आप पढ़ के खत्म करोगे 3.16, क्योंकि ये नहीं भी पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ही है, कॉपी पेस्ट है, इसमें कुछ भी चेंज, एक वर्ड फर्क नहीं है, एक वर्ड फर्क नहीं है। लेकिन आज एक बार रिवाइज कर लेना इसको, ताकि एक बार काम खत्म होगा। पर मेरे ख्याल से एग्जाम्पल सब अच्छे से रिवाइज हो गया। ठीक है मालिक? तो आज का आपका ये काम खत्म होता है 3.15 एंड 3.16, जिसमें से मैंने आधा पढ़ लिया है। आधा मतलब एक चार्ट खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, और एक कौन सा था डीम प्रोस्पेक्टस बेटा? हाँ, लेके मेरे पास आया, याद आया एग्जांपल क्या था? कितने जन लेके आए मेरे पास सिक्योरिटीज? ठीक है, अब प्लीज डू अंडरस्टैंड करिए ये कॉन्सेप्ट में और पिछले वाले कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस था। पिछले वाले कॉन्सेप्ट में इशूइंग बैंक था जिसको मैंने नया सिक्योरिटीज दिया। लिसन केयरफुली। जब मैं सेक्शन 28 पे जा रहा हूं, सेक्शन 28 पे जा रहा हूं, तो मालिक मैं नई सिक्योरिटीज अलॉट नहीं कर रहा हूं। मैं नया सिक्योरिटी अलॉट नहीं कर रहा हूं, नया शेयर कैपिटल नहीं बढ़ रहा है। अभी तक के प्रोस्पेक्टस में जहां पर भी कुछ हो रहा था, शेयर कैपिटल बढ़ रहा था, शेयर कैपिटल बढ़ रहा था। अभी तक के प्रोस्पेक्टस में शेयर कैपिटल बढ़ रहा था, यहां पर शेयर कैपिटल बढ़ नहीं रहा है। सर फिर हो क्या रहा है? वो कुछ भी नहीं है, शेयर कैपिटल पे इंपैक्ट होने वाला नहीं है, शेयर कैपिटल पे इंपैक्ट होने वाला नहीं है। ये पैसा जो आएगा अभी वाले सेक्शन से, जो पैसा आएगा वो मेरे जेब में नहीं जाने वाला है, ये जो सिक्योरिटी होल्डर उनके जेब में जाने वाला है। सर ये कैसा सेक्शन है कि यार मैं मार्केट में बेचना है तो मार्केट में नहीं बेच रहा हूं, मैं मेरे पास आ रहा है, कंपनी के पास आ रहा है, कंपनी बेच रही है। ये सेक्शन नंबर 28 है। 28 बोलता है ओके, इसका मेन मोटिव क्या है? देखो, अगर कुमकुम के पास शेयर्स है तो मेरे को तो कुमकुम के पास बेचने के ऑप्शंस क्या है?
ओपन मार्केट। ओके पर वो सेक्शन 28 भी यूज कर सकती है, लेकिन 28 यूज करने के लिए सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। ओपन मार्केट में कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ओपन मार्केट मतलब डायरेक्टली मार्केट, खत्म करो, दो सीधा बेचो, खत्म करो स्टोरी। फिर सर ये क्या होता है? ओके ये पॉइंट आप प्लीज सुनिए। यूजुअली मेरे ख्याल से एटलीस्ट ये नॉलेज होना चाहिए आपको, ओके जो फाउंडेशन में कहीं पर बेसिक आपने पढ़ा होगा, प्रमोटर करके बंदा होता है जिसने कंपनी चालू की होगी। तो आपको मतलब प्रमोटर का शेयर होल्डिंग होता है। प्रमोटर अपना शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करना चाहता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइल्यूट? कम करना चाहता है। ओके कम करना चाहता है प्रमोटर, डाइल्यूट करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। वो मल्टीपल रीजन पे अपन पंचायती करते बैठे तो बहुत सारी पंचायती है। ओके डाइल्यूट होके वो शायद और कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। डाइल्यूट करने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। ओके अगर प्रमोटर, मैं वापस बोल रहा हूं, ये प्रमोटर शब्द मैं यूज कर रहा हूं, इधर प्रमोटर वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये सेक्शन कब अट्रैक्ट होगा। तो ग्रुप ऑफ प्रमोटर आते हैं, ओके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलते हैं हमारा 30% जो शेयर है उसमें से हम 10% बेचना चाहते हैं। 10% आप पब्लिक को ऑफर करिए, ओके थ्रू ए प्रोस्पेक्टस। ये प्रोसीजर में ये डायरेक्टली मार्केट में बेचे तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं। लेकिन ये डायरेक्टली मार्केट में ना जाके मेरे पास आ रहे हैं तो सेक्शन आएगा और सेक्शन का कंप्लायंस करना होगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये सेक्शन का कंप्लायंस आपको करना होगा। तो ये सेक्शन के कंप्लायंसेस क्या है वो आपको पढ़ने होंगे। तो सेक्शन 28 इज मोर ऑफ कंप्लायंस। एग्जांपल, ये डिसीजन कौन ले सकता है कि भाई हमें डाइल्यूट करना है? ये प्रमोटर ही लेगा, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग क्या होगा? ओके ये डिसीजन मेकिंग करेगा बोर्ड। कौन करेगा? बोर्ड। बोर्ड मतलब कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब कौन डिसीजन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बोल रहा है तो नहीं कर सकता ये, फिर इसको ओपन मार्केट या दूसरा कुछ देखना होगा। यानी प्रोसीजर टास्क में ये मेरे को बताओ, ये मतलब प्रोसीजर टास्क में ये लोग आएंगे, ये लोग किसके पास आएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना रेजोल्यूशन पास करेंगे कि ठीक है भाई ये सिक्योरिटीज हम बेचना चाहते हैं, मार्केट में बेचेंगे। पहला कॉन्सेप्ट। इन शॉर्ट मैं आपको वापस बता देता हूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर समझिए मालिक, प्रोसीजर समझिए, बाकी और कुछ भी मत करिए। ओनली अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, ओनली अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। फर्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके अब सिक्योरिटीज किसकी बेच रहे हैं हम लोग? मेरी कंपनी की या प्रोमोटर्स की? प्रोमोटर्स की। कंपनी कोई नया सिक्योरिटी निकाल रही है क्या? फिर भी जो भी डॉक्यूमेंट होगा उस पे सेक्शन 26, 34, 35 एप्लीकेबल होगा। जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा। और ये किसको एप्लीकेबल होगा? कंपनी को। किसको एप्लीकेबल होगा? कंपनी। ये कंपनी का डिस्कशन। डीम प्रोस्पेक्टस है ना रे, ये प्रोस्पेक्टस है। ये भले ही नोटिस लिख रहे हैं कि फोलियो नंबर, ओके फोलियो नंबर 1 to 10,000 वी आर गोइंग गिविंग इट टू पब्लिक। ओके इट इज ओनली डाइल्यूटिंग द शेयर, इट इज नॉट क्रिएटिंग ए न्यू शेयर कैपिटल। आई एम नॉट गेटिंग ए मनी। कंपनी को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। आत्मा वो भारत माता की जय, जेपा के मालिक, पक्का समझा? लेकिन फिर भी ये डॉक्यूमेंट, ओके सेक्शन बोलता है हमारे लिए क्या माना जाएगा? डीम प्रोस्पेक्टस। तो सेक्शन 26, 34, 35 क्या जिम्मेदारी? कंपनी की। अब मेरे को बताओ, प्रोस्पेक्टस इशू करना फुकट का काम है या पैसा लगता? ये कौन भाई चार्जेस लगने वाले? प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराओ, ड्राफ्ट करो, सेक्रेटरी प्रैक्टिस का कुछ डॉक्यूमेंटेशन करो, अरे पैसा लगेगा या एक्सपेंसेस लगेगा? कौन बोन करेगा? कौन भी? ग्रुप ऑफ पीपल। खत्म, सेक्शन ओवर। समझ में आया? तो ये सेक्शन में इतना दिमाग फोड़ी। पहले वाले सेक्शन में क्या था? पहले वाले में मैं अलॉट कर रहा था और वो सामने वाला वो अलॉट आगे कर रहा था, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा था। यहां पर तो कंपनी का शेयर कैपिटल हिल ही नहीं रहा है। नहीं समझा? समझा? कंपनी का शेयर कैपिटल हिल रहा है क्या? नहीं। मैं खाली क्या कर रहा हूं, 30% में देखो मेरी, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरी ऑलरेडी पब्लिक कंपनी है जिसमें मेरे शेयर, मेरा खुद का शेयर 70% है और 30% किसके पास है? पब्लिक के पास। मेरे पास कितना है? 70 और 30% किसके पास है? पब्लिक के पास। अब मेरे को 20% और पब्लिक को देना है। कुछ समझ में आया? मैं 100 का 110 नहीं कर रहे। 100 शेयर के पास मैंने 110 नहीं किया है, मैंने 100 का 100 ही रखा है। लेकिन 100 में से 70 अमित तातेड़ के थे, 10 अमित तातेड़ के निकाल के वो भी पब्लिक को दे रहे हैं। तो अमित तातेड़ के कितने हो जाएंगे? 60। ओके पर शेयर कैपिटल कितना रहेगा? 100। क्या शेयर कैपिटल पे इफेक्ट आएगा? शेयर कैपिटल प्लस माइनस होगा? नहीं। फिर खाली ये प्रोसीजरल सेक्शन है जिसमें कंपनी को प्रोसीजर ध्यान रखना होगा। यानी क्या ऐसा कर सकते, मेरा क्वेश्चन है, क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी? यस, आपके सामने है, सेक्शन है, पढ़ा रहा हूं मैं। तो यानी अगर ग्रुप ऑफ पीपल है, ओके ग्रुप ऑफ पीपल है, सर इसमें क्या होता है? इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? ओके वॉल्यूम, ओके सेल इजी होता है। सर ओपन मार्केट में मतलब अपन शेयर मार्केट में जाके क्यों नहीं बेचे? देखो मेरे को बताओ, शेयर मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होती है?
डिमांड और सप्लाई, मेरे को बताओ सप्लाई ज्यादा हो गया तो डिमांड कम छोड़ दे, सप्लाई ज्यादा हो गया तो प्राइस कम होएगा ना, तो मैं बेचते जाऊंगा तो प्राइस कम होता जाएगा ना, आई विल नॉट गेट ए गुड प्राइस। अरे गेटिंग द पॉइंट। और मैं इधर एक दो शेयर बेच रहा हूं या वॉल्यूम बेच रहा हूं, तो वॉल्यूम फिर रेदर देन ये तरीके से बेचा तो मेरे को एक ही तरह का अच्छा प्राइस मिलेगा ना मालिक। नहीं समझा? समझा? मैंने अभी एग्जांपल 10 शेयर बेचे, 20 शेयर बेचे, 30 शेयर बेचे, अभी पहला जो 10 का लॉट था वो 80 रुपए बिका, लेकिन जब मैं वो 100 वाला लॉट बेचूंगा ना तो वो 80 का 50 रुपए हो जाएगा। बट इन दिस केस मेरा 70 का 70 फिक्स हो जाएगा। डायरेक्टर बोलेगे कि मार्केट में 80 रुपए मिल रहा है, हम ये ऑफर कर रहे हैं, कितने में कर रहे हैं? 70। ओके, पर ये ऑथराइज कौन करेगा कंपनी के बिहाफ पे? डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मेरे ख्याल से क्लियर ना? तो दिस कितने पॉइंट्स है इसके अंदर? 3। कौन से 3 पॉइंट? बोर्ड मीटिंग, सेकंड पॉइंट है सेक्शन 26, 34, 35 एंड एक्सपेंसेस, बस खत्म। प्रोविजन खानी खत्म। भारत माता की जय। जेपा कह रहे हो? वापस बोल रहा हूं, एक चीज क्लियर कट याद रखो, दिस इज नॉट ए न्यू इशू, दिस इज नॉट ए न्यू इशू, नो न्यू कैपिटल इज क्रिएटेड। अभी तक का जितना पड़ा सब में नया कैपिटल क्रिएट हो रहा था, इसमें नया कैपिटल क्रिएट, एमसीक्यू, ओएफएस, न्यू कैपिटल इज नॉट क्रिएटेड इन आईपीओ, एफपीओ, ओके, इशूइंग हाउस और ओएफएस। ओएफएस, ओएफएस में न्यू कैपिटल क्रिएट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इवन वो इशूइंग हाउस में न्यू कैपिटल क्रिएट हुआ था मेरा, मैंने नए शेयर बेचे हैं। जाओ तुम देखो, मैं न्यूज रीडर बन जाऊंगा मैं अभी कंफर्म, देखो मैं सिर्फ ऐसे ही रहूंगा। तुम्हारा आंसर नहीं आया ना, मैं मोटिवेशन खत्म कर दूंगा मेरा। अमित डोंट बी मोटिवेटेड। अमित, अमित समझा तेरे को? नहीं समझा? क्या बात कर रहा है? मैं समझा ना। अरे समझा क्या तेरे को? ओएफएस आईपीओ ऐसा होता है, अच्छा वो, अरे समझ रहा है क्या? नहीं रे, नहीं समझ रहा। अरे यार क्या पागल आदमी है, अरे नहीं समझ रहा, अरे पागल। सेक्शन 28, तो कौन से 2 सेक्शन खत्म किए अपन ने अभी? सेक्शन 25 एंड 28। 25 और 28 में क्या डिफरेंस है? दोनों डीम प्रोस्पेक्टस है, पर फर्क क्या है? एक बीच में कोई इंटरमीडियरी है और एक में इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ग्रुप ऑफ पीपल के बिहाफ पे कंपनी बेच रही है। समझ में आया? किसमें न्यू सिक्योरिटी फॉर्म नहीं होगी? ओएफएस में। दिमाग में बिठा के रखना, ओके, लिख के रख देना, अपडेट करो, पहले इसमें बना दो, बैरक में खत्म कर दो ये पॉइंट। सेक्शन नंबर क्या है अभी? 28। कुछ पूछ रहा था? यस पंटर तू कोई कुछ पूछ रहा था? कमीशन अलॉटमेंट के टाइम पे देखेंगे ना, कमीशन में इशूइंग हाउस से पैसे कैसे आते हैं? मतलब इशूइंग हाउस है तो तू पैसे मेरे को भेज देता है मेरे इसमें, कंपनी को दे देता है। अगर ये अलॉटमेंट कर करके देगा तो वो पैसा मेरे को सेपरेट अकाउंट में रखना पड़ेगा। अब वो आज अलॉटमेंट का हुआ नहीं है, थोड़ा सा लेट है, भाई कल देखेंगे, पर अपने को सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। ओके, तो वो सब शेड्यूल बैंक में रखना पड़ेगा और फिर उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किधर कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो कल अलॉटमेंट, अभी मैं कल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों साथ में ही हो जाएगा, तो कल किस में देख लेंगे वो। बट नेवरलेस इधर तक क्लियर है ना? और इशूइंग हाउस क्यों काम करेगा? कमीशन देता है उसको, कमीशन मिलने वाला है इसलिए वो काम करने वाला है, कमीशन के बिना कोई काम नहीं करता वो। ओके, और इशूइंग हाउस में अंडर राइटर्स आ सकते हैं, एजेंट आ सकते हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के, पर अपन बहुत कॉमन यूज करते वर्ड अंडर राइटर्स। तो अंडर राइटर्स में भी 2 प्रकार के अंडर राइटर है, एक है जो बंदा रिस्क टेकिंग है और वो सब्सक्राइब करवाएगा, और एक बंदा है जो खुद ही सब्सक्राइब कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है अंडर राइटर ही ले लेगा शेयर्स, बोले तुमको क्या करना है, कंपनी को बोलेगा तेरे को पैसे से मतलब है ना, मैं लू मैं कैसे भी बेचू वो मेरी मर्जी। तो ये एक तरीका का भी हो सकता है, पर ओएफएस वाला लॉजिक याद रखना। तीनों पॉइंट पक्का क्लियर? खत्म करो। ओएफएस, वेयर सर्टन मेंबर्स ऑफ ए कंपनी प्रपोज, सर्टन मेंबर लिखा है, समझ में आ रहा है क्या? तो यूजुअली ये कौन होते हैं? प्रमोटर्स। मैंने आपको ओफू बताया सर्टन मेंबर, पर इसका मतलब प्रमोटर ही होगा ऐसा नहीं है, इट कैन बी एनीबॉडी, पर मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ये कैसे वर्क होता है। सर्टन मेंबर्स कंपनी प्रपोज इन कंसल्टेशन विथ बीओडी, कंसल्टेशन विद बीओडी, कंपलसरी बीओडी, बीओडी चाहिए ही चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए टू ऑफर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स whole or part of their holding of shares to the public, they may do so in accordance with such procedure as may be prescribed। whole और part, whole और part मतलब मेरा 70% है, 70 का 70 वो भी बेच सकता हूं, 10% भी बेच सकता हूं, 20 भी बेच सकता हूं। Second, any document by which offer for sale to public is shall for all purpose be deemed to be
prospectus issued by company and all laws and rules therein to contents of prospectus and as to liability in respect of misstatement in omission for prospectus or otherwise shall apply as if this is a prospectus issued by a company. In short subsection 2 तो 5 आंसर है ना रे, यानी कौन से सेक्शन लग गए तुम्हें 26, 34, 35, ये ठोकते जाओ, दिमाग में रखते जाओ, समझ में आया। और थर्ड पॉइंट, the members whether individuals or body corporate or both whose shares are proposed to offer to public shall collectively authorize the company whose shares are offered for sale to public to take all actions in respect of offer for sale and on their behalf, and they shall reimburse the company all expenses incurred by it on this matter. Reimbursement of expenses. 3 तो पॉइंट है यार, समझ में आया। इन शॉर्ट क्या था, ये एक प्रोसीजरल टास्क था जिसमें दिमाग फोड़ी, देयर इज नो कंडीशन एज सच। इसमें सिर्फ कंडीशन क्या है, एक ही कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है इसमें, एक ही कंडीशन है, क्या है, किसका अप्रूवल चाहिए, बोर्ड। बोर्ड के बिना काम नहीं होगा। तो यानी अगर सेक्शन 28 याद रखना है तो चार्ट में कितने पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट। ओके, रफ नोट में बना दो 3 पॉइंट, रफ वर्ड नोट वाला बना दो सेक्शन 28। ओएफएस क्या लिखोगे, और एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है ओएफएस में, हाँ होली और पार्टली नहीं, ओएफएस डज नॉट इंक्रीज शेयर कैपिटल, ये याद रखना। सेक्शन 28 ओएफएस, ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स, ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स, कंडीशन लिख दो 1 2 3। मैं एकदम समराइज वर्जन में, रफ वर्क में समराइज वर्जन में। 1 फर्स्ट कंडीशन क्या, बीओडी, बीओडी अप्रूवल। खत्म, फिर तुमको मार्केट में जाओ। अरे ये तामझाम कौन करने वाला है प्रोस्पेक्टस का, बीओडी करने वाली है भाई, वो रिस्पॉन्सिबल होने वाला है ना। 34 35 किसको लगेगा, तुमको लगेगा या बीओडी को लगने वाला है। तो बीओडी का अप्रूवल चाहिए भाई। बीओडी मतलब इन शॉर्ट कंपनी। एक छोटा सा पॉइंट आज बता दो मेरे को, मतलब प्रोबेबली ये वीक में आए या नेक्स्ट वीक में आए, व्हाटएवर। कंपनी ये कर सकती है, मतलब कौन कर सकता है। अगर मैं बोल रहा हूं ये कंपनी ये कर सकती है, मतलब कौन कर सकता है, बोर्ड। यानी व्हाटएवर कंपनी कैन डू, बोर्ड कैन डू। कंपनी कर सकती है मतलब कौन कर सकता है, बोर्ड। यानी पावर्स जो कंपनी के है वो किसके है, बोर्ड के है। बस बोर्ड ने आर्टिकल्स को ओवरराइड नहीं करना। अगर आपको याद होगा, अगर आर्टिकल्स को ओवरराइड किया तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, लेकिन अल्ट्रा वायरस में भी आर्टिकल्स के ऊपर गए पर एमओए के अंदर है, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, याद है ना मालिक। लेकिन एमओए के आगे गए अल्ट्रा, वो तो वाइड वाइड वाइड। अगर आर्टिकल्स के उधर गए तो वाइडेबल, एमओए के ऊपर गए तो वाइड। वाइडेबल मतलब शेयर होल्डर को लगता है नहीं नहीं जाने दो ना यार, डायरेक्टर्स अपने हैं, तो वापस वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। आत्मा क्लियर, आई डू थिंक याद आ रहा है क्या कुछ एग्जांपल, पक्का ना। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, तो ये याद रखना। तो जब भी मैं बोल रहा हूं बोर्ड कर रही है, मतलब कौन कर रही है, ऑथराइज कंपनी। बस खाली वर्डिंग कौन होता है, बोर्ड। तो बोर्ड, क्योंकि सारी लाइबिलिटी बोर्ड की रहेगी, सारा काम ताम झाम बोर्ड को देखना है। ये लोग क्या करने वाले हैं, ये लोग खाली इतना बोलेंगे कि भाई हमारा 10% ये बेच रहे हैं, हमारा 20% इधर बेच रहे हैं, बस। बाकी काम कौन करने वाला है, तो बोर्ड तो हाँ बोलना चाहिए ना। सेकंड पॉइंट, कौन से सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएंगे, 26 खाली मत बोलो, 34 35 सेक्शन 26 34 35। उसके अलावा प्रोस्पेक्टस के सारे सेक्शन ना, सारे सेक्शंस, ऑल सेक्शंस ऑफ प्रोस्पेक्टस विल बी एप्लीकेबल। बैंक भी आएगा ना, क्योंकि शेयर होल्डिंग तो कोई भी कर सकता है ना। शेयर होल्डर थोड़ा ना खाली नेचुरल पर्सन बनना चाहिए, खाली ओपीसी में वैसा, बाकी किधर नेचुरल पर्सन तो ना होगा। तो अगर ग्रुप ऑफ पर्सन एचडीएफसी बैंक शेयर होल्ड कर रही है, मेरा एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक के पास 50% शेयर है, लखन इज ओनर ऑफ एचडीएफसी बैंक, बड़ा आदमी है बहुत, ओके 50% उसके पास है। अब वो एचडीएफसी बैंक मेरे को बोल रही है, डजंट मैटर। और तीसरा पॉइंट क्या था रे, नहीं नहीं वो तो ओफू था, नो एडिशनल शेयर कैपिटल। तीसरा पॉइंट रीइंबर्स, आंसर के हिसाब से ध्यान रखो रे, रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कौन करेगा रीइंबर्समेंट, मेंबर, जो भी मेंबर, वो ग्रुप ऑफ पर्सन हो, ये जो भी हो। वो खर्चा कंपनी का है या पर्सन के ऊपर किया हुआ है, कंपनी ने पर्सन के ऊपर किया है, तो क्या के लिए रहेगा।
एक रूल 8 इसके अंदर है, पर वो रूल 8 को अभी हाल फिलहाल आप इग्नोर करोगे। ओके, वो जैसे ही शेयर कैपिटल वाला चैप्टर आएगा तब मैं उसको थोड़ा लिंक करूंगा। एक रूल 8 मतलब बोलता है ओएफएस में ये सेक्शन एप्लीकेबल कब नहीं होगा, ओएफएस में ये सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, ये कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड क्राइटेरिया कुछ है, तो वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, वो अभी नहीं करेंगे, ये वीकेंड तक हो जाएगा वो। ओके, तो अगर आप देखोगे तो आप मेन टेक्स्ट बुक में आ जाइए, अपनी टेक्स्ट बुक में आ जाइए, पेज नंबर 3.17, उसी के नीचे 3.17 मिला मालिक, 3.17, ये पेज क्लोज, ये वाला ये आप रीड करोगे, उसके नीचे वाला ओके आप देखोगे तो ये एकदम लास्ट वाला एक्सेप्शन टू सर्टेन मैटर्स मिला, इसको आप इग्नोर करोगे एक बार के लिए। ये चैप्टर 3 एंड और 4 के साथ में मर्ज करेंगे अपन, देखेंगे। डन मालिक, ठीक है। अभी कोई सेक्शन चालू नहीं करता, पर एक थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक दे देता हूं मैं कल के लिए, खाली इतना सा समझ लीजिए। अभी अपन ने कुछ सेक्शन खत्म किए थे, ओआर और एसआर। ओआर याद है, मेजोरिटी, एसआर ओके 3/4, 3/4 75 अपन ने सेक्शन में देखा था, याद है, कैलकुलेशन भी किया था। रफ फर्क में आपका वो नोट्स रहेगा, अगर चाहिए तो आप देख लेना वापस। ओके, नोटिस देनी जरूरी है अगर एसआर की बात करें तो, और ओआर की बात करें तो नोटिस देनी जरूरी है। अब मेरा क्वेश्चन है, वोटिंग कैसे हो सकता है? अगर वोटिंग आपको याद होगा तो पोल था, शो ऑफ हैंड्स था, ओके पोस्टल बैलेट था, ओके ये वाले सिनारे थे, और उसके ये वाले कंटेक्स्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पोस्टल बैलेट। वैसे अपना स्टार्टिंग का सिनारियो था, इसलिए पोस्टल बैलेट पे ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, पर अभी अपन बढ़ रहे तो अभी पोस्टल बैलेट आपको कमिंग वीक में 3 या 4 बार आने वाला है। कमिंग वीक और उसके कमिंग वीक, मतलब ये वीक और इसके अगला हफ्ता। अब ये पोस्टल बैलेट क्या होता है? एक तो आपके पास है कि एक डब्बा रख दो, मीटिंग बुलाओ, डब्बा रखो और वो करो। ओके, तो ये भी मतलब आप मतलब ना चिट्ठी पे स्टैम्प मारोगे, ये वाला भी। पर इसको अपन लॉ के लैंग्वेज में पोस्टल बैलेट नहीं बोलते हैं, इसको अपन वोटिंग इन अ मीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोटिंग इन ए मीटिंग। तो जिधर जिधर पोस्टल बैलेट आता है, पोस्टल बैलेट आता है, उधर क्या होता है? पोस्टल बैलेट मतलब मैं रिजोल्यूशन किसको बोलते हैं? रिजोल्यूशन के पहले कुछ मैं देता हूं आपको, वो क्या होता है? मोशन। एक मोशन होगा और उसके वो जब हा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? रिजोल्यूशन। ये क्लियर है? वो मोशन की कॉपी, वो मोशन की कॉपी, आराम से कान खुले, वो मोशन की कॉपी मैं सारे शेयर होल्डर को कुरियर करूंगा। मोशन की कॉपी सारे शेयर होल्डर को कुरियर करूंगा। ओके, वो घर पे आपके कुरियर, पोस्ट, व्हाटएवर जो भी ऑप्शन आपने सब्सक्राइब किया होगा। अब वो सेक्शन 1110 के अंदर है, हाँ, ये इधर नहीं है। पर अभी मतलब फिर वो सेक्शन करने गया तो चैप्टर 7 पहले बताना पड़ेगा, फिर चैप्टर 7 आना तो इधर के कुछ बताने पड़ेंगे। पर जिधर जिधर रिलेवेंट है उधर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट बार बार आएगा। तो पोस्टल बैलेट में आपको मोशन की कॉपी दी जाएगी, जैसे आपने उसको बोला होगा कि मुझे कुरियर से चाहिए, मुझे पोस्ट से चाहिए, मुझे ये एड्रेस पे चाहिए, मुझे वो एड्रेस पे चाहिए, आपको भेजा जाएगा। और 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसको रिप्लाई करना होगा। रिप्लाई मतलब मालूम है आपको? उसी के साथ में ओके आपको एक अटैचमेंट दिया जाएगा जिसके अंदर लिखा जाएगा हाँ या ना। फिर आप हाँ बोलोगे ना बोलोगे। जैसे पोस्टल बैलेट आप इधर आके डालते हैं ना, ये घर से आप भेज दोगे। मीटिंग नहीं बुलाऊंगा, मीटिंग बुलाना मतलब खर्चे वाला कॉन्सेप्ट रह जाए यार, तो बार बार मीटिंग नहीं बुलाना हुआ तो मैं क्या यूज कर सकता हूं? पोस्टल बैलेट। तो पोस्टल बैलेट में और क्या कर सकते हैं? पोस्टल 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 बैलेट में क्या कर सकते हैं? मैं घर पे भेज सकता हूं, और 30 दिन के अंदर अंदर ओके आप जो रिस्पॉन्ड 30 दिन में अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो इनवैलिड, काउंट ही नहीं होगा। याद है, मैंने बता दिया है। अभी आ गया 100 मेंबर्स है, ओके 50 ने रिस्पॉन्ड किया, तो जब मेजोरिटी काउंट करना होगा तो किसको काउंट करूंगा? 100 या 50? 50 जितने वोट दिया, और वो वोट में भी हाँ में भी तो टिक किया, ना में भी किया, तो समझ में आया? वो तो अभी वो समझाने की जरूरत नहीं है, हाँ, वो याद है ना मीटिंग के टाइम पे। ओके, पर पोस्टल बैलेट कितने दिन में आना चाहिए? 30 डेज। एक चीज दिमाग में आप भी बिठा लीजिए, ओके एक चीज दिमाग में पूरी तरह बिठा लीजिए, ओके पोस्टल बैलेट से सारी चीजें हो सकती है। पोस्टल बैलेट से क्या हो सकती है बेटा? सारी चीजें हो सकती है, एक्सेप्ट 1110 बताएगा ऑर्डिनरी बिजनेस। कुछ याद आया? ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब नहीं आया? कुछ रिकॉल करो, 2 मिनट लो। ऑर्डिनरी बिजनेस मैंने बताया था, देखो ओके रिकॉल करो। मीटिंग कितने प्रकार की होती है बेटा? 2, एजीएम एंड ईजीएम। एजीएम कब होती है? साल में एक बार या बार बार? एक बार। ईजीएम बार बार, जैसा चाहिए वैसा। याद है ना मालिक?
तो मेरे को बताओ एजीएम में कौन सा बिजनेस डिस्कस होता है, ऑर्डिनरी या स्पेशल बिजनेस? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑल्सो, स्पेशल ऑल्सो, बट ईजीएम में ओनली स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस इज डिस्कस ओनली इन एजीएम। एंड ऑर्डिनरी बिजनेस अगर याद है तो मैंने 4 एग्जांपल आपको दिए थे, 4 एग्जांपल वो दिए। ऑर्डिनरी बिजनेस के 4 एग्जांपल क्या थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा बोर्ड रिपोर्ट, डिविडेंड वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, सेकंड पॉइंट है डिविडेंड, तीसरा है डायरेक्टर, चौथा है ऑडिट। ये 4 कभी पोस्टल बैलेट से नहीं हो गया, ये 4 कभी भी पोस्टल बैलेट से, यानी ये 4 को मीटिंग रखनी ही पड़ेगी। वापस बोल रहा हूं, ओके, सेक्शन 1110 बोलता है, पर अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे को ये बताना पड़ेगा क्योंकि पोस्टल बैलेट का डिस्कशन आएगा अभी। ओके, तो 1110 बोलता है, ओके, पोस्टल बैलेट आप सब चीज के लिए कर सकते हो, सब चीज के लिए कर सकते हो एक्सेप्ट ऑर्डिनरी बिजनेस, एक्सेप्ट ऑर्डिनरी बिजनेस। वापस बोल रहा है एक्सेप्ट, वापस बोल रहा है एक्सेप्ट ऑर्डिनरी बिजनेस। आत्मा क्लियर है? ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस। और एक कैटेगरी है 200 मेंबर, पर मेरे को वो चाहिए नहीं, अभी डिस्कशन में नहीं आ रहा। तो 2 कंडीशन है जिसमें पोस्टल बैलेट नहीं हो सकता, जिसमें दो चीजें, पोस्टल बैलेट नहीं हो सकता। पोस्टल बैलेट क्या करता है? कंपनी का खर्चा बचाता है कि नहीं बचाता है? बचाता है। कंपनी का खर्चा कैसे बचाता है? घर पे मीटिंग रखने की जरूरत नहीं, जगह का पैसा बचा, खाने पीने का, भाई मेन तो पब्लिक उसके लिए आता है, वो बच गया। आत्मा क्लियर? ओके, और उसके अलावा अगर आपको नहीं मालूम तो डायरेक्टर्स जब मीटिंग के लिए आते हैं, डायरेक्टर्स, उसमें भी रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। ओके, एग्जांपल मैं जनरल मीटिंग रख रहा हूँ मुंबई में, ओके, ये डायरेक्टर है पूना का, पूना से आएगा, अपनी जेब से पैसा डालेगा क्या? नहीं। ओके, तो डायरेक्टर के भी ट्रैवलिंग, मेंबर्स का ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर नहीं दिया जाता। हाँ हाँ, तो नहीं बता सर, मैं तो जाएगा, फिर तो यूएस जाएगा और यूएस से खर्चा मंगाएगा, मतलब आई मीन यूएस प्लीज सेंड मी द कॉस्ट एंड आई विल कम, ऐसा नहीं होएगा। डायरेक्ट ले, समझ में आ रहा है? तो कॉस्ट आता है, तो इसकी जगह पोस्टल बैलेट कर सकते हैं। तो वापस चाहिए मेरे को आंसर, एक बार आंसर मेरे को बता दो, पोस्टल बैलेट किसके लिए कर सकते हैं? पोस्टल बैलेट कौन से मैटर के लिए कर सकते हैं? तुम्हारी, मैं क्या बोल रहा हूं मैं? पोस्टल बैलेट किसके लिए कर सकते हैं? सबके लिए। पोस्टल बैलेट किसके लिए कर सकते हैं? सबके लिए, एक्सेप्ट ऑर्डिनरी बिजनेस एंड 200 का कुछ क्राइटेरिया वो 2 है, पर ऐसा याद रख ले एटलीस्ट। समझा मालिक? पक्का? ठीक है। और अब क्वेश्चन आता है, फिर तो कंपनी पोस्टल बैलेट ही करती जाएगी? आंसर यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्शन ही दे रहा है ना। ओके ओके, 10 सेक्शन, कल अपन इसकी लिस्ट बना देंगे, एक कल आते ही याद रखना। ओके, अपने को पोस्टल बैलेट का मैं लिस्ट बना के रख दूंगा, एक अपन ओफू चिपका देंगे अपन स्टिक नोट से, ताकि वो स्टार्टिंग के पेज पे दिख जाए। ओके, आप कोई भी चीजों के लिए पोस्टल बैलेट कर सकते हो। अगर बोला है रिजोल्यूशन चाहिए, पोस्टल बैलेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 10 सेक्शन पूरे कंपनीज एक्ट में, 10 सेक्शन कंपल्सरीली पोस्टल बैलेट ही करने पड़ेंगे। 10 सेक्शन का कंपल्सरीली पोस्टल, उसमें आपको मीटिंग बुला के मीटिंग में रिजोल्यूशन पास नहीं करना है आपको। जब मैंने बोला कंपल्सरीली पोस्टल बैलेट, तो कंपल्सरीली पोस्टल बैलेट। जैसे एक एग्जांपल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, एक एग्जांपल पहले चैप्टर में 2 में जा चुका है, जिधर ऑब्जेक्ट चेंज किया आपने। अगर ऑब्जेक्ट चेंज किया तो कौन सी मीटिंग होनी चाहिए? पोस्टल बैलेट से मीटिंग होनी चाहिए, मतलब पोस्टल बैलेट से जाएगा। उसी तरह इधर भी अगर ऑब्जेक्ट चेंज किया, यानी 2 आंसर तो आपके रेडी हो गए 10 में से, कौन से 2 रेडी है? एक है ऑब्जेक्ट, अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एमओए। ओके, याद आया मालिक? नहीं याद आया तो रिफ्रेश में आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट है, और एक है अभी वाला, वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस से मैंने आपसे पैसे मंगाए और उसके बाद वो पैसे मैं किसी और पर्पस के लिए खर्च करना चाहता हूं, तो क्या होगा? ओके, ये लोग बोलते हैं मीटिंग का मतलब रिजोल्यूशन कैसे पास करना पड़ेगा? पोस्टल बैलेट से ही। और पोस्टल बैलेट हुआ मतलब आपके घर पे क्या जाएगा? कुरियर आएगा, किसका आएगा? मोशन का। और आपसे क्या पास किया जाएगा? ओके, रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। और रिजोल्यूशन अगर मेजोरिटी हाँ बोल दिए या 3/4 जो भी है, ओआर या एसआर को कितने दिन में आना चाहिए? 30 डेज। 30 डेज में जो आएगा उसको काउंट किया जाएगा, उसके बाद ओआर या एसआर व्हाटएवर उसको पास किया जाएगा। ओके, वापस मेरे को एक फाइनल टच दे दो। ओके, मैं वापस बोल रहा हूँ, देख भाई मिक्स मत होना, बहुत सारे आइटम्स है। चैप्टर 7 बहुत सारे नंबर्स है, ऐसे बहुत सारी चीजें आएगी। एक मैंने समझा दिया तेरे को, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस 4, उसके अलावा जो भी चीज है वो स्पेशल बिजनेस। एक समझाया एजीएम, एक समझाया ईजीएम। एजीएम मतलब एनुअली एक ही होगी, ईजीएम मतलब जब चाहिए तेरे को मिलाना है, लेकिन मीटिंग करने का खर्चा है, इसीलिए और एक तरीका है वोट करने का, दैट इज कॉल्ड पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट मतलब तेरे घर पे रिजोल्यूशन जाएगा, और रिजोल्यूशन तू हाँ या ना घर से बैठ के बोलेगा, और घर से बैठ के जब तू हाँ या ना बोलेगा उसको काउंट किया जाएगा। कितने दिन के अंदर काउंट किया जाएगा? 30 डेज के अंदर।
अब यहां पर आपको और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थी पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट सब चीजों के लिए हो सकता है एक्सेप्ट ऑर्डिनरी बिजनेस एंड 200 मेंबर्स, वो देखेंगे अपन। ओके, ये 2 पॉइंट पे, ये 2 चीज के लिए हो सकता है। और इसमें इसका मतलब पोस्टल बैलेट जिसके लिए करना है करिए, आपकी मर्जी है। तो सर मैं मीटिंग बुलाऊं या पोस्टल बैलेट करूं, किसकी चॉइस? कंपनी। लेकिन 10 केसेस पूरे कंपनीज एक्ट में ऐसे है, 10 केसेस ऐसे है जिसमें कंपल्सरीली पोस्टल बैलेट ही करना पड़ेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, तो पोस्टल बैलेट है। तो अपना और एक जो सेक्शन है कल जो स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे, पहले पोस्टल बैलेट के पॉइंट लिख लेंगे अपन, ओके, अलग से नोट में। और दूसरा पॉइंट, ओके, अपने इसमें वो सेक्शन को क्लोज करेंगे जिसमें पोस्टल बैलेट कंपलसरी है। जब पोस्टल बैलेट आता है तो याद रखना पोस्टल बैलेट के लिए कुछ क्राइटेरिया हमेशा दिए जाएंगे। क्राइटेरिया मतलब रूल्स। पोस्टल बैलेट आएगा मतलब आपके घर पे जाएगा ना, तो आपके घर, अभी मेरे को बताओ मीटिंग हुआ तो मैं बोलूंगा ना आपको, मीटिंग हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, अरे सुनो, ओके हम ऐसे करने वाले, ये पैसों का ऐसे करने वाले, ये पैसों को ऐसे करने वाला है, ये होने वाला है, तो आप सुन रहे हो ना। लेकिन पोस्टल बैलेट पे, इसलिए जब भी पोस्टल बैलेट जिधर कंपलसरी है, कितनी जगह कंपलसरी है? अगर 10 जगह कंपलसरी है तो 10 के 10 जगह, ओके 10 के 10 जगह, जिसमें से 2 जगह आपके लिए, 2 से 3 जगह आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 के 10 जगह दिया है कि उसके अंदर क्या क्या मिनिमम लिखा होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? यानी कल अगर ये पोस्टल बैलेट से आप भेजोगे तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मीटिंग में आए तो मैं तो सब बताऊंगा ना। मैं सब बताऊंगा मतलब मैं बताऊंगा किसे? ओके, बोल के बताऊंगा ना मालिक। हाँ, तुम्हारा समझ में आ रहा है? लेकिन पोस्टल बैलेट में बोलेगा किधर? तो घर पे बैठ के सोचेगा, तो गूगल पे थोड़ा ना सर्च मारेगा ऐसा। तो इसीलिए मेरे को तेरे को क्या देना है, इसीलिए तेरे नए आंसर तैयार हो रहे हैं। तो 7 आंसर तेरे सिलेबस के ऐसे होंगे, पूरे सिलेबस के, कंपनी दैट के, जो पोस्टल बैलेट के अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए वो एडिशनल क्वेश्चन होगा। झेपरा मालिक? पोस्टल बैलेट में क्या क्या लिखा होना चाहिए वो एडिशनल क्वेश्चन होगा। भारत माता की जय। झेपा क्या ना मालिक? ये हावड़ो, अरे हाँ या ना? खाने का मेरे को भी मालूम है, मेरे को भी भूख लगा है, लेकिन हाँ या ना, समझा क्या? कल वाट लगाएगा मैं, देख। सी यू टुमारो।